कल के क्लास में पढ़ाए गए किसी भी चीज में कोई सवाल है? अगर डाउट है तो पहले डाउट पूछिए, अदरवाइज आगे चलें। सर आप पीडीएफ नहीं सेंड किए, अभी इसके जस्ट बाद सेंड कर देंगे। ये थे, जुड़ी नहीं है शायद आप, जुड़ जाइए तो सेंड हो जाएगा। और कोई कोई सवाल? ज्वाइन होना है, ठीक है, ज्वाइन हो जाइए। सर पीडीएफ भेज दीजिए व्हाट्सएप। व्हाट्सएप नंबर नहीं दिया जा सकता यहाँ से, टीचर का व्हाट्सएप नंबर देना बैंड है, अलाउड नहीं है। कोचिंग स्टाफ का व्हाट्सएप नंबर है, उस पर फोन करिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर करके लेके क्या करेंगे आप? आई हैव नो व्हाट्सएप नंबर, कोई नंबर नहीं है। कोचिंग का जो ग्रुप है उस पर भेज दिया जाएगा आज। कोई नंबर नहीं है, मैं मोबाइल नहीं चलाता हूँ। प्लीज। तो अगला चलते हैं हम लोग आर्टिकल 14 पर। आर्टिकल 12 13 हम लोगों ने कर लिया था। अभी मैसेज करना बंद कर दीजिए, मैसेज नहीं करना है, कोई नंबर नहीं है, मैसेज नहीं, मैसेज बंद। तो हम लोगों ने आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 तक कल समझा हुआ था, आज उसके आगे चलना है हमको। तो आज आप हेडिंग बनाएंगे आर्टिकल 14 यानी आर्टिकल 14। ठीक। अब आर्टिकल 14 क्या बात करता है, ठीक है ना? कब तक बताएंगे? कभी नहीं बताएंगे। कब तक क्या बताएंगे? क्या नाम है इसका? पता नहीं क्या नाम है, दिव्यांशी सिंह। कभी नहीं बताएंगे, मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर नहीं है। तो आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक हमको समझना है आज। और आर्ट 14 से लेकर के 18 तक भी मैसेज करना बंद करो, ये सब बंद। ठीक। आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक हमको समझना है। और ये जो है, ये क्या है? राइट टू इक्वलिटी। ठीक। राइट टू इक्वलिटी यानी अगर आपसे कोई कहता है कि आर्टिकल 12 किसके बारे में बताता है, तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट, ठीक है ना। उसके बाद आर्टिकल 13 किसके बारे में बताता है? तो आर्टिकल 13 बताता है जुडिशियल रिव्यू। कमेंट हटा दीजिए भैया। आर्टिकल 13 बताता है जुडिशियल रिव्यू के बारे में। आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक बताया जाता है। तो आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक राइट टू इक्वलिटी के बारे में बताया जाता है। राइट टू इक्वलिटी का मतलब होता है समानता का अधिकार। ठीक। यानी समानता का अधिकार। अब समानता का अधिकार बताया गया है कहाँ से कहाँ तक? आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक बताया गया है समानता का अधिकार। अब तुम्हारे किताब में जो एक वनडेयर मिलता है, बहुत परेशान रहता है तुम लोग, मैसेज नहीं करिए। मैसेज क्यों कर रहे हैं आप, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मैसेज मत करिए, पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा, चिंता मत करिए, मैसेज नहीं करिए, सिर्फ और सिर्फ पढ़िए। ठीक। तो आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक राइट यानी समानता का अधिकार बताया जाता है। इसमें आर्टिकल 14 में क्या बताया गया है? तो विधियों के समक्ष, मतलब विधि का समान संरक्षण और उस समक्ष समानता, ये बताया गया है। आर्टिकल 15 किसके बारे में बताता है? तो आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 असल में आर्टिकल 14 का दो एप्लीकेशन है, उसका दो अनुप्रयोग है। ठीक। और आर्टिकल 15 कहता है किसी भी धर्म जाति संप्रदाय आदि के आधार पर सब लोग समान है, मतलब इसमें हम विभेद नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 16 बताता है रिजर्वेशन सिस्टम। बहुत ध्यान से सुनना है। आप लोगों ने ये सुना होगा, जितना भी जनरल कास्ट का लोग होता है उनको ये लगता है कि रिजर्वेशन सिस्टम की वजह से ही तो उनकी जिंदगी रुक सी गई है। अगर यही सिस्टम नहीं होता तो वो पूरा का पूरा मेडल उनके घर में पड़ा हुआ होता। तो वो आज हम समझेंगे कि ऐसा क्या इसमें खामियां हैं और क्या सही है और क्यों ये सिस्टम काम करता है। ठीक। तो उसके बाद देखो आर्टिकल 17 में क्या बताया गया है। तो आर्टिकल 17 में बताया गया है कि कोई भी नहीं कर सकता। आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18
आर्टिकल 18 में टाइटल नहीं रख सकते हैं, टाइटल का एवोल्यूशन है। और यहाँ पर क्या बताया गया, अस्पृश्यता कांड के बारे में बताया गया है, यानी अस्पृश्यता एक अपराध है। ठीक, तो ये आपको किसी भी वनडेर एग्जाम के बुक में, छोटी छोटी किताबों में ऐसे मिल जाए। आर्टिकल 14 में इसके बारे में, 15 में, ये में, 17 में, 18 में। असल में आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 यानी अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक हमारी जो चर्चा होने वाली है वो समानता का अधिकार यानी राइट टू इक्वलिटी की बात होने वाली है। तो हमें सबसे पहले राइट टू इक्वलिटी में सबसे पहला आर्टिकल लिखना है। वो क्या है, आर्टिकल 14 यानी आर्टिकल 14। मैसेज मत करिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं ब्लॉक मरवा दूंगा यहाँ से। तो सबसे पहला जो है वो है आर्टिकल 14 यानी आर्टिकल 14। हमें आर्टिकल 14 के समझना है पहले, उसके बाद फिर आर्टिकल 15। पहला आप आर्टिकल लिखेंगे आर्टिकल 14। सबसे पहले आपने ये क्या समझा कि आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, यानी समानता का अधिकार की बात करता है, यानी समानता। ठीक, अब हमको समझना है आर्टिकल 14 यानी आर्टिकल 14 क्या कहता है। तो आर्टिकल 14 सिर्फ एक सेंटेंस में एक बात कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को, दो बात कहता है, विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। ठीक है ना, यानी आर्टिकल 14 दो बात कहता है, विधि के समक्ष समानता। अब समझते हैं, इसको सही से समझेंगे लेकिन ऐसे पहले समझ लो। विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण, ये दो बातें कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को विधियों का समान संरक्षण। ठीक, अब इसको हम अच्छे से समझेंगे, लेकिन जो आपका कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ है आर्टिकल 14 में वो क्या लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य किसी भी व्यक्ति को विधियों के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं कर सकता है। यानी व्हाट आर्टिकल 14 से स्टेट कैन एनी क्या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और क्या होता है विधियों के समक्ष समान संरक्षण ना, तो उससे वंचित नहीं कर सकता है। यानी कोई भी जो स्टेट है वो किसी भी नागरिक को विधियों के समक्ष संरक्षण और विधियों के समक्ष समानता से किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं कर सकता है। अगर आपको लिखना है तो आप लिख लीजिए, आर्टिकल 14 क्या कहता है, नागरिक को विधियों के समक्ष समानता और विधियों क्षण से नहीं कर सकता है, उसको विधि के समक्ष समान का और विधियों का समान संरक्षण देना होगा। ठीक, आपको पहले ध्यान से सुनो। ठीक, कई लोग का कल डाउट था, तो वो डाउट दूर करता हूँ। देखो, अब तुम कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो कोई भी एग्जाम है, ठीक। अब उस एग्जाम में होता क्या है कि आपकी आदत क्या है कि जीएस का मतलब क्या है, तो आप ये सोचते हो कि बस फैक्ट मिल जाए उसको रट लिया जाए। यही लिखा रहता है इंटर एग्जाम में के बुक में, यही लिखा रहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण से वंचित नहीं कर पाएगा। अगर तुम इसको फैक्ट को याद कर भी लेते हो तो इससे क्या फायदा है, मुझे ये समझ नहीं आता है कि आप इस फैक्ट को याद करके क्या पा जाएंगे जब आपको पता ही नहीं है कि विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण का क्या मतलब है। हो सकता है कि इससे आपका एग्जाम निकल जाए, कोई छोटा मोटा एग्जाम, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि आप पीसीएस आईएएस या फिर कोई अच्छी परीक्षा के लिए सोच, वो तो नहीं निकलेगा। तो आपको एक समझ विकसित करना बहुत जरूरी है। तो आप रटना बंद कर दीजिए, याद हो जाएगा, एक आध महीना याद रहेगा, उसके बाद आप भूल जाएंगे। तो मैं इस बात को बार बार कह रहा हूँ, चाहे वो जो सब्जेक्ट है, जीएस में जितना भी सब्जेक्ट है उसमें वो बात समझ में आनी चाहिए। तो अभी हमको ये समझना होगा कि इसका मतलब क्या है। तो आर्टिकल 14 दो बात कहता है, क्या बात कहता है कि विधियों के समक्ष, विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण से राज्य किसी भी नागरिक को वंचित नहीं कर सकता है। क्या है विधि के समक्ष समानता और क्या है विधियों का समान संरक्षण, इन दोनों का मतलब क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं इसमें पॉइंट आउट करना चाहूं तो पहला इसमें पॉइंट आउट है कि ये एक निषेधात्मक वाक्य है। ठीक है ना, निषेधात्मक वाक्य है। और क्यों निषेधात्मक वाक्य है अभी समझेंगे। दूसरा पॉइंट अगर हम समझने के लिए गए, ये क्या है, तो ये एक डायसी का सिद्धांत है। डायसी का सिद्धांत से इसको लिया गया है। ठीक, अगर हम चार बातों को समझना चाहें कि विधि के समक्ष समानता में क्या क्या आएगा, तो पहला ये एक निषेधात्मक वाक्य है। दूसरा डायसी का एक सिद्धांत वहां से लिया गया है, तो समझाता हूँ ये सब क्या है। और तीसरा है इट इज फाउंड फ्रॉम ब्रिटेन, ये ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन से प्राप्त किया गया है। ठीक, ब्रिटेन से प्राप्त किया गया है। और जो चौथा है कि राज्य किसी को एकाधिकार प्राप्त नहीं कराएगा, यानी एकाधिकार वर्जित है।
एकाधिकार वर्जित। ठीक है। अब किसी भी किताब में ये सब लिखा रहता है, तो जितना भी लोग ये बोलता है कि सब जगह सब कुछ समान होता है, केवल मात्रा का ही अंतर होता है, ऐसा कुछ थोड़ी ना है। देख लो सब कुछ सही तो है, लेकिन क्या इसको समझ जाओगे? नहीं। समझने के लिए एफर्ट लगाना होगा भाई, और एक सही समझ बनाने के लिए आपको उसको समझना होगा सही से। तो लिखा हुआ है विधि के समक्ष समानता, और विधि के समक्ष समानता में हमने चार बातें समझा, अपने नोट्स में ऐसा ही लिखना है। पहला निषेधात्मक वाक्य है ये, दूसरा डायसी का सिद्धांत है, तीसरा ब्रिटेन से प्राप्त किया गया है, और चौथा एकाधिकार वर्जित है। अगर हम विधियों का समान संरक्षण की बात करें, तो समान परिस्थितियों में समान संरक्षण, सबसे पहले ये कहाँ से लिया गया है? तो ये अमेरिका का सिद्धांत है, यूएसए से लिया गया है। ठीक ना, अमेरिका का सिद्धांत है। और दूसरा ये है कि ये जो सिद्धांत है ये लिया तो मान लो वहां से, उसका एम्फेसाइज दिखता है, इन्फ्लुएंस उसका प्रभाव दिखता है। दूसरा इसका मतलब क्या है? तो दूसरा है समान परिस्थितियों में समान व्यवहार। ठीक, समान परिस्थितियों में समान व्यवहार। अब ये तो आपका बन गया नोट्स, ये मैं आपको आईना दिखाना चाहता था, ये आपका बन गया नोट्स, लेकिन इससे केवल याद हो जाएगा, और कभी कोई क्वेश्चन अगर आ गया किसी एग्जाम में तो टिक कर, लेकिन समझ नहीं आएगा तो पहले ना होगा। ठीक है। चलिए, तो अब हमने दो बात समझा। पहला क्या समझा? कि आर्टिकल 14 दो चीजों के बारे में बात करता है। क्या बात करता है? सबसे पहले विधि के समक्ष समानता, और दूसरा विधियों का समान संरक्षण। अब विधि के समक्ष समानता में हमने चार पॉइंट को समझा। निषेधात्मक वाक्य है, इसमें एक और पॉइंट आप लिख सकते हो कि ये एक सकारात्मक वाक्य है। ठीक है ना, ये सकारात्मक वाक्य है। और इसमें पहला पॉइंट हमने समझा कि एक निषेधात्मक वाक्य है, दूसरा ये डायसी का सिद्धांत है, तीसरा ये ब्रिटेन से लिया गया है, चौथा एकाधिकार वर्जित है। इसमें क्या बोलता है कि अमेरिका का सिद्धांत है ये, दूसरा समान परिस्थितियों में समान व्यवहार, और तीसरा ये एक सकारात्मक वाक्य है। अभी ये हमने समझा कि आर्टिकल 14 दो चीजों के बारे में बात करता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ना, और इसको हम कहते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसमें ये क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है। दिस इज द डाइसीज प्रिंसिपल, इट इज फाउंड फ्रॉम ब्रिटेन, एंड व्हाट, एकाधिकार यानी मोनोपोली इज नॉट फाउंड हियर ना, दिस इज वेयर क्रिएटेड बाय अमेरिका। ये समान परिस्थितियों में समान व्यवहार का मतलब है कि वन कंडीशन इज सेम, देन अपॉर्चुनिटी विल बी सेम, एंड दिस सेंटेंस इज अ पॉजिटिव सेंटेंस। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये दो बातें कही गई हैं आर्टिकल 14 में। इन बातों को पहले समझ में आना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। सबसे पहले हम इसको समझेंगे कि विधि के समक्ष समानता का मतलब क्या है। तो विधि के समक्ष समानता का डायसी का तीन सिद्धांत है, उसी सिद्धांत से हमने इसको लिया है और इसको समझने की कोशिश करते हैं। कैसे समझने की कोशिश करते हैं? देखो, मतलब क्या है, क्या कहना चाह रहा है? क्या कहना चाह रहा है कि हर एक इंसान, हर जो एक इंसान होगा वो विधि के समक्ष समान होगा। मतलब एवरी वन इज सेम इन फ्रंट ऑफ द लॉ। डायसी का जो प्रिंसिपल है वो यही प्रिंसिपल है, उनका मूलतः तीन प्रिंसिपल है। कौन है डायसी? तो एक ऐसे तुम समझ लो कि पॉलिटिशियन है, एक बहुत ही बड़ा विचारक है, और वो ये क्या बोलता है कि तीन सिद्धांत देता है, जिसमें वो क्या बोलता है कि हर एक जो व्यक्ति है, या जो भी राजा है, रंक है, कोई भी है, इवन उसका जाति क्या है, धर्म क्या है, संप्रदाय क्या है, उसका स्टेटस क्या है, कुछ भी है, वो आदमी समान है। कहाँ समान है? इन फ्रंट ऑफ द लॉ, मतलब लॉ के सामने वो समान है। मतलब विधि के समक्ष कोई भेदभाव नहीं होगा, विधि के समक्ष हर एक व्यक्ति समान होगा। उस व्यक्ति की कोई भी ऐसी सीमा नहीं होगी जहां तक वो कहा जाएगा कि वो ऊंचा है या नीचा है, या फिर वो कमजोर है या फिर वो मजबूत है। यानी डायसी के सिद्धांत के अनुसार एवरी वन इज सेम इन फ्रंट ऑफ लॉ, यानी लॉ के इक्वल हर कोई समान है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि लॉ के सामने एवरी वन इज सेम, मतलब देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन नरेंद्र दामोदर दास मोदी, एंड देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द राम राज मोहन, जो भी कोई भी गांव का एक लड़का, वो सब दोनों ही क्या है? सेम है। यानी देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन नरेंद्र मोदी
and you. There is no difference between me and you. Everyone is same in the front of the law. And who created this law? We also created this law with the help of what? With the help of parliamentarian, with the help of constituent assembly. The constituent assembly create a law, and in front of the law, we and I and you both are same. Okay, means to say that कोई भी इंसान किसी भी नियम के सामने, जो विधि बनाया गया है उस विधि के सामने समान है। उस विधि से वो ना तो बड़ा है ना तो उस विधि से छोटा है। कहने का मतलब है कोई भी व्यक्ति किसी भी से कम या ज्यादा नहीं है, वो समान है। ठीक, ये डाइसी का सिद्धांत बोलता है। वहीं से इंडिया का ये सिद्धांत अडॉप्ट किया गया है। अब वो ब्रिटेन से प्राप्त होता है, मतलब ब्रिटेन का इन्फ्लुएंस इसमें देखता है। एकाधिकार वर्जित है। अब एकाधिकार का मतलब क्या होता है? तो एकाधिकार को समझने के पहले ऐसे समझ लो कि विभेद दो प्रकार के होते हैं। यानी आपका जो विभेद किया जाता है, भेद किया जाता है, वो दो प्रकार का होता है। कौन सा दो प्रकार का होता है? तो जो है आपका, वो विभेद आपका दो प्रकार का होता है। एक सकारात्मक विभेद और एक है नकारात्मक विभेद। क्या मतलब होता है सकारात्मक और नकारात्मक विभेद का? सकारात्मक विभेद और नकारात्मक विभेद का कुछ इस तरह से मतलब है कि विभेद को हम दो भागों में बांट देंगे। जो पहला विभेद है वो क्या है? सकारात्मक। ठीक, जो पहला विभेद है वो है सकारात्मक, और जो दूसरा है यानी पॉजिटिव, और जो सेकंड है दैट इज व्हाट? नेगेटिव। देयर इज टू टाइप्स ऑफ डिफरेंस between one person to another person. The first is the positive difference and second is the negative difference. यानी विभेद दो प्रकार के होते हैं। जो पहला विभेद है वो सकारात्मक विभेद है, और जो दूसरा विभेद है वो नकारात्मक विभेद है। सकारात्मक विभेद का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो इंसान समान है, मेरी बात को ध्यान से समझना, जो इंसान समान है उसको समान व्यवहार किया जाए, लेकिन जो समान नहीं है उसके साथ हमें अब कम या ज्यादा कर सकते हैं। जैसे महिलाओं को, बच्चों को हम छूट दे सकते हैं। लेकिन नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि इसमें कोई भी आदमी सुपीरियर है उसके पैसों की वजह से, जिसको हम क्या कहते हैं? एकाधिकार कहते हैं ना। एकाधिकार प्राप्त है। एकाधिकार का मतलब क्या होता है कि एक ही आदमी सब कुछ है। जैसे शिवगामी देवी, मेरा वचन ही है शासन, तो उनका मतलब क्या है कि वो चाहे कुछ भी कर दें, उनका वचन ही है शासन। तो पहले की जो व्यवस्था चली आ रही थी वो व्यवस्था क्या थी? वो व्यवस्था थी आपका राजतंत्र। अब राजतंत्र में क्या दिक्कत है कि अगर राजा अच्छा है, अगर चंद्रगुप्त मौर्य है, तब तो वो सब कुछ अच्छा कर देगा। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के अलावा वही धनानंद है तो वो क्या कर देगा? सब कुछ बर्बाद कर देगा। तो उस बात पर निर्भर करता है कि वो राजा कौन है। क्या वो अकबर है या वो राजा औरंगजेब है? अगर वो राजा अकबर है तो वो सबको लेकर के चलेगा, सब कुछ अच्छे से काम करेगा। लेकिन अगर वो राजा औरंगजेब है तो वो पूरा भारत को ही ध्वस्त कर देगा। मतलब क्या है कि उसी राजतंत्र के अंदर ही सारी की सारी जो ताकत है वो विद्यमान है। तो इसका मतलब क्या होता है कि किसी एक आदमी को अधिकार प्राप्त है और उसी को हम कहते हैं एकाधिकार है। मतलब क्या है कि वहां विधि के समक्ष हर कोई समान नहीं है। क्यों? क्योंकि विधि तो है, लेकिन विधि को बनाता ही वहां कौन है? राजतंत्र में राजा बनाता है। यानी जो राजा कहेगा वही विधि है। तो उस विधि के बियॉन्ड वो राजा नहीं जा सकता है। लेकिन इन डेमोक्रेटिक कंट्री, इन डेमोक्रेसी, हु फाउंड द लॉ? तो एक्चुअली पीपल फाउंड द लॉ। पीपल ही लॉ को फाउंड करता, पीपल क्रिएटेड द लॉ। एंड इट डायरेक्टली इट क्रिएटेड द लॉ? नो, इट नेवर क्रिएटेड डायरेक्टली, बट विथ रिस्पेक्ट टू आवर क्या पार्टिसिपेंट्स। मतलब कहने का है कि वो अपने लोगों के द्वारा नियम बनवाता है। और वो लोग कौन है? सांसद है, विधायक है, या असेंबली में बैठे हुए जो सदस्य थे वो थे। अब उनको कौन वहां पर चुना? तो हमने उनको चुना। यानी नियम किसने बनाया है? तो असल में हमने बनाया है। संविधान की प्रस्तावना भी यही बोलती है कि हम संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित है। यानी हमारी खुद की इच्छा है, हम पे थोपा नहीं जा रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि एकाधिकार कहाँ होगा? तो एकाधिकार राजतंत्र में होता है। क्या और किसी में एकाधिकार नहीं हो सकता? सर, हो सकता है, लेकिन अगर वो टोटली डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है तो। अब डेमोक्रेटिक टोटली कैसे होता है ये हम कभी समझेंगे, अगर हम यूपीएससी की स्पेसिफिक क्लास में समझेंगे तो। अभी बस ऐसे समझ लो कि अगर कोई ऐसा देश है जो राजतंत्र पर लागू है, तो राजतंत्र में राजा ही नियम बनाता है और वो उसको कभी भी तोड़ सकता है। अगर वो उसको कभी भी तोड़ सकता है तो इसका मतलब उसको एकाधिकार प्राप्त है, यानी वो सुपीरियर है। लेकिन लोकतंत्र में क्या होता है कि किसी को एकाधिकार प्राप्त नहीं है। यानी चाहे वो रंक है, चाहे वो राजा है, सभी विधि के समक्ष क्या है? समान है। यानी एवरी वन इज सेम इन द फ्रंट ऑफ द लॉ। तो यही है डायसी का सिद्धांत। तो कहने का मतलब ये है कि भारत में एकाधिकार वर्जित है, लेकिन सकारात्मक विभेद वर्जित नहीं है। यानी यहाँ पर महिलाओं को या फिर बच्चों को
या फिर SC ST को या फिर OBC को छूट दिया जा सकता है, लेकिन किसी राजा को या किसी रानी को या फिर किसी ऐसे इंसान को छूट नहीं दिया जाएगा, अंबानी साहब को छूट नहीं दिया जाएगा जो क्या है, जो सुपीरियर हैं, जिनको जरूरत ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि विधि के समता का मतलब क्या होता है कि हर एक व्यक्ति समान है विधि के सामने। कहाँ का सिद्धांत है ये? डाइसी का सिद्धांत है, जो कहाँ से इन्फ्लुएंस होता है? ब्रिटेन से होता है। किस चीज की मनाही इसमें की गई है? एकाधिकार की मनाही की गई है। इसका मतलब क्या है कि एवरीवन इज सेम इन द फ्रंट ऑफ द लॉ, यानी नियम या विधि के सामने हर कोई क्या है? समान है। कोई कम नहीं है, कोई ज्यादा नहीं है। हर किसी की अपनी महत्व है। हर एक एक अंग से बना हुआ है एक शरीर। ठीक उसी तरीके से हर एक एक व्यक्ति से एक देश का निर्माण हुआ है। तो हर कोई क्या है? समान है। यहाँ पर एकाधिकार वर्जित किया गया है। ये क्या बोलता है? विधि के समक्ष समानता। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड द विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समानता का मतलब क्या होता है? विधि के सामने समान होना। विधियों का समान संरक्षण का मतलब क्या होता है कि हर एक व्यक्ति को विधि के द्वारा समान संरक्षण दिया जाएगा। अब ये बात समझ में आया? एकाधिकार का मतलब समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। एकाधिकार का मतलब है किसी विशेष बड़े वर्ग को दी जाने वाली छूट, उसी को हम कहते हैं एकाधिकार। लेकिन सकारात्मक विभेद का मतलब होता है किसी गरीब, किसी असहाय को दिया जाने वाला छूट, इसको हम कहते हैं सकारात्मक विभेद। नकारात्मक विभेद यानी एकाधिकार का मतलब है किसी भी एक बड़े तबके को दिए जाने वाला छूट या बड़े तबके को दी जाने वाली एक मदद, जो हम क्या कहते हैं? एकाधिकार कहते हैं। तो भारत में एकाधिकार की क्या है? मनाही है। अब समझते हैं कि व्हाट इज द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ, या फिर व्हाट इज द विधियों का समान संरक्षण। विधियों का समान संरक्षण क्या है? तो विधि समान संरक्षण ये है कि ये बोलता है कि दिस इज नॉट अ टोटल इक्वलिटी। देयर इज इंडिया नेवर क्रिएटेड अ इक्वलिटी दैट्स मीन टोटल इक्वलिटी। भारत पूर्ण समानता के सिद्धांत को नहीं मानता। पूर्ण समानता का सिद्धांत क्या है? अगर आप ये लोग समझ गया तो मैं ये मिटा देता हूँ, तो मुझे यहाँ पर स्पेस थोड़ा मिल पाएगा तो मैं समझा पाऊंगा सही से। देखिए, पूर्ण समानता का सिद्धांत क्या होता है? पूर्ण समानता का सिद्धांत कुछ इस प्रकार से तुम समझो कि मान लो कि यहाँ पर लोग है जो अबव फ्रॉम पावर्टी लेवल पर आता है, एक यहाँ पर लोग है जो बिलो फ्रॉम पावर्टी लेवल पर आता है। मतलब दो तबके के लोग हैं यहाँ पर। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये अबव फ्रॉम पावर्टी लेवल में भी दो इंसान हैं और बिलो फ्रॉम पावर्टी लेवल में भी दो इंसान हैं। मतलब गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले इंसान बिलो फ्रॉम पावर्टी लेवल, और अबव फ्रॉम पावर्टी लेवल मतलब गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले इंसान। विधियों का, विधियों के समक्ष समानता हम समझ गए। अब विधियों का समान संरक्षण समझते हैं। क्या मतलब इसका? इसका मतलब यह है कि यहाँ पर है कोई विधि, इन सबको समान संरक्षण देने वाला है। अगर इन सबको समान संरक्षण दे देगा तब तो सर अन्याय हो जाएगा। क्यों अन्याय हो जाएगा? उसका कारण ये है कि ये जो इंसान है अबव फ्रॉम पावर्टी लेवल, इसके पास अवसर है। क्यों? क्योंकि इसके पास सर धन है, इसके पास शिक्षा है, इसके पास स्वास्थ्य है। ये पहले ही वो इंसान है जैसे नरेंद्र दामोदर दास मोदी, या फिर तो ऐसे समझ लो अंबानी, अडानी, जो भी बड़ा लोग है, मतलब उनके पास समझ लो राहुल गांधी, जितना भी लोग है, जितना भी बड़ा लोग है। ठीक है, नेता होता तो बड़ा होता ही नहीं, वो तो हम लोग का नौकर ही है। पार्लियामेंटेरियन इज व्हाट आवर सर्वेंट। लेकिन इंडिया में लोग उसको भगवान मानता है, पता नहीं क्यों। तो अब फ्रॉम पॉवर्टी लेवल पर जैसे अवसर जिनको है, धन जिनके पास है, शिक्षा जिनके पास है, स्वास्थ्य जिनके पास है, उचित मात्रा में है। अगर हम इन दोनों को समान कह देंगे, मतलब तुम ऐसे समझो कि अगर कोई रोड क्रॉस कर रहा है या फिर दौड़ रहा है, मान लो एक दौड़ होनी है और उसमें हमने 10 लोगों को दौड़ा दिया, इसमें 5 लोग हैं जो शारीरिक रूप से स्वस्थ है और 5 लोग हैं जो चलना ही नहीं जानता है, जिसको चलना आता ही नहीं है, जो विकलांग। तो क्या आप एक बात बताइए कि वो दिव्यांग लोग और यहाँ पर ये जो शारीरिक रूप से स्वस्थ लोग हैं, क्या वो एक साथ एक समान एक ही स्थिति में दौड़ने लायक हैं? नहीं। अगर हम उनको अवसर समान दे देंगे तो वो कैसे दौड़ पाएंगे? तो पहले हमको उनको समान बनाना होगा। यहाँ पर आप विश्वास नहीं मानेंगे, ऐसे कई राज्य हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। जैसे छत्तीसगढ़ ही हो गया, जैसे कि हरियाणा हो गया, और आप वहां के इलाके में चले जाइए, जैसे कि दंतेवाड़ा के पास का जो जगह है, या फिर बस्तर के पास की जो जगह है, या फिर बालाघाट कटंगी के आगे की जो जगह है, वहां पर आप जाके देखोगे तो वहां का लोग अगर आज भी टू व्हीलर आप लेकर के चले जाओ तो उनको लगता है कि पता नहीं कौन सी चीज आ गई है। बहुत एकदम ध्यान से उसको देखेंगे, उनके लिए एक आश्चर्य भरी बात है। तो ये बहरहाल छोड़िए। तो उनके लिए एक आश्चर्य भरी बात है का मतलब क्या है कि अभी वो समान नहीं है। अगर मैं उनको ये बोलता हूँ चलो तुम आईएएस की परीक्षा निकालो, और एक बगल वाले उस इंसान को बोलता हूँ जो वेल डेवलप्ड है कि तुम भी आईएएस की परीक्षा निकालो, तो क्या वो दोनों के साथ न्याय हुआ? नहीं न्याय हुआ। क्यों न्याय नहीं हुआ? पहले उन दोनों को समान बनाना होगा,
तभी तो आप उनको समान प्रतियोगिता कराते हैं। आप प्रतियोगिता में तो उतार देते, लेकिन उनको समान बनाया ही नहीं आपने, क्योंकि उनके पास समान अवसर नहीं है, समान धन नहीं है, समान स्वास्थ्य नहीं है, समान शिक्षा नहीं है। तो क्या उनके साथ ये जो होने वाला व्यवहार है वो एक समान व्यवहार है? नहीं। तो अगर विधियों का इनके साथ समान संरक्षण कर दिया जाता है, मतलब हर किसी को समानता ही दे दिया जाए, तो क्या होगा? उससे ये होगा कि जिनके पास शिक्षा है, स्वास्थ्य है, धन है, अवसर है, वो आगे निकल जाएंगे, और जो बेचारे गरीब हैं, जो असहाय हैं, जो दिव्यांग हैं, जो कमजोर हैं, जो दुर्बल वर्ग है, वो कभी आगे नहीं निकल पाएगा, वो पीछे ही रह जाएगा, और मुट्ठी भर लोग यहाँ पर पूंजीवादी हो जाएगा, बाकी लोग यहाँ पर क्या हो जाएगा? गरीब ही रह जाएगा। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात को ध्यान रखा। उन्होंने विधियों का समान संरक्षण तो दिया, लेकिन किस शर्त पे दिया? कि जब होगी तब। यानी कहने का मतलब तुम ऐसे समझ कि मान लो फ्रॉम पॉवर्टी लेवल, यानी गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाला दो इंसान है, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी, और बिलो फ्रॉम पॉवर्टी लेवल यानी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला जो इंसान है, एक का नाम है सी और एक का नाम है डी। तो आप ये बताइए कि क्या सी और डी की स्थिति समान है? जी हाँ सर, दोनों की स्थिति समान है, क्योंकि दोनों ही कहाँ आते हैं? बिलो फ्रॉम पॉवर्टी लेवल, यानी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। और अगर हम ए और बी की बात करें, तो क्या ये भी इनकी स्थिति समान है? बिल्कुल सर, क्योंकि दोनों एबव फ्रॉम पॉवर्टी लेवल यानी गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करते हैं। इन दोनों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, क्योंकि इनकी परिस्थिति क्या है? समान है। क्योंकि इनकी इकोनॉमिक लेवल क्या है? समान है। इनका एजुकेशन लेवल क्या है? समान है। इनका हेल्थ लेवल, इकोनॉमिक लेवल, इनका सारा लेवल, इनका सोशली, पॉलिटिकल, कल्चरल, हर एक लेवल क्या है? सेम है। और अगर दोनों ही लेवल समान है, तो ए और बी के साथ कोई भी भेद नहीं होगा। यानी वो यही हमारा लॉ बोलता है, अनुच्छेद 14 यही बोलता है कि सर जी, समान परिस्थितियों में समान संरक्षण होगा। ए और बी की परिस्थिति समान है, तो इनके साथ जो होने वाला व्यवहार होगा, इनके साथ जो होने वाले काम होंगे, इनके साथ जो संरक्षण विधियों का दिया जाएगा, वो समान रूप से दिया जाएगा। लेकिन आप ये देखिए कि यहाँ पर ए और सी की अगर मैं बात करता हूं, तो बताओ क्या ए और सी की स्थिति समान है? नहीं सर, समान नहीं है। क्यों? क्योंकि सी जो आता है वो बिलो फ्रॉम पॉवर्टी लेवल आता है, जिसके घर में टोटल पैसा ही कितना आता है? 100 रुपए। और इसके घर में कुल कितना पैसा आता है? सर 500 रुपए रोज आता है, या फिर मान लो 50,000 रुपए रोज आता है, और इसके घर में 100 रुपए रोज आता है। तो क्या इन दोनों को समान स्थिति में माना जाए? नहीं, इन दोनों की स्थिति समान नहीं माना जा सकता है। और अगर गलती से इनको हम विधियों के समक्ष समानता दे दिए, यानी अवसर इनको दोनों को समान दे दिए, तो क्या होगा? कि ये इंसान आगे निकल जाएगा, और ये इंसान कभी जिंदगी में नहीं निकल पाएगा। लेकिन अगर हम सी और डी की बात करें, इसके भी घर में 100 रुपए आता है, इसके भी घर में 100 रुपए आता है, इसका संपर्क किसी मंत्री से है और इसका संपर्क किसी मंत्री से नहीं है, तो क्या इसको अलग व्यवहार ट्रीट किया जाएगा और इसको अलग? नहीं। अगर इनकी परिस्थिति समान है, तो इनकी विधियों के समक्ष जो आपका व्यवहार संरक्षण होगा, वो भी क्या होगा? समान होगा। तो याद रखो, सी और डी के साथ जो संरक्षण देगा विधि, वो समान रूप से होगा। ए और बी का जो विधियों का संरक्षण होगा वो भी समान होगा, लेकिन ए और सी का जो विधियों का संरक्षण होगा वो समान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ इन दोनों की स्थिति क्या है? एक समान है, परिस्थिति समान है, तो संरक्षण भी समान है। लेकिन यहाँ पर ए और सी के बीच में परिस्थिति समान नहीं है, अलग अलग है, परिस्थिति बिल्कुल विपरीत है। तो यहाँ भी इनको दिया जाने वाला जो संरक्षण होगा वो अलग होगा, विपरीत होगा। यानी भारत की जो इक्वलिटी है, यहाँ की जो समानता है, वो टोटल इक्वलिटी की वैल्यू नहीं करती है, वो अनुपातिक समानता की बात करती है, वो रैशनल इक्वलिटी की बात करता है, वो कंडीशनल इक्वलिटी की बात करता है। कंडीशनल इक्वलिटी का मतलब क्या होता है? कि अगर कोई एक सुपीरियर इंसान है, अबव फ्रॉम पॉवर्टी लेवल है, और कोई बिलो फ्रॉम पॉवर्टी लेवल है, तो दे आर नॉट सेम। इफ दे आर नॉट सेम, then how we can evaluate they both are same? Then we can say that A treated with other sides and C treated with other sides, means to say that A and C are not same, then the treatment for A and C will be not same. अगर A और C की जो स्थिति है वो समान नहीं है, तो इनके समान जो किया जाने वाला व्यवहार है वो भी समान नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है? कि दोनों का समान संरक्षण तो है, मतलब जो भी लॉ बनेगा वो सबके लिए समान तो होगा, लेकिन किसके लिए समान होगा? अगर समान, तो लोग भी समान। समझाता हूँ, वो एग्जाम्पल क्या है? जैसे मनरेगा है, जैसे उज्ज्वला योजना है, तो मनरेगा और उज्ज्वला योजना में इनको तो लाभ मिलेगा, लेकिन क्या इनको लाभ मिलेगा? नहीं। क्योंकि अगर हम इनको भी लाभ देने लग जाएं, तो क्या इनको उचित लाभ मिल पाएगा? क्या जिस व्यक्ति को वास्तव में लाभ मिलना चाहिए था, क्या उसको वास्तव में लाभ मिला? नहीं। असल में मनरेगा या उज्ज्वला योजना का लाभ किसको मिलना चाहिए? बीपीएल वालों को, यानी बिलो फ्रॉम पॉवर्टी लेवल वालों को।
लेकिन अगर आपने सबको वो समान परिस्थितियों में समान संरक्षण को नहीं माना और सबको अगर हमने दे दिया उज्ज्वला योजना का लाभ या मनरेगा का लाभ, तो क्या जो वास्तव में जिसको उसकी जरूरत थी, क्या उसको लाभ मिलेगा? नहीं लाभ मिलेगा। तो अगर नहीं लाभ मिलेगा तो क्या इनके साथ ये गलत नहीं हुआ? बिल्कुल गलत हुआ। तो क्या हम ऐसी इक्वलिटी को इक्वलिटी कहेंगे? नहीं। इक्वलिटी को जस्टिस का नाम तब तक नहीं दिया जा सकता है जब तक दोनों इक्वल ना हो। इनके साथ इनजस्टिस हो गया, फिर जस्टिस हुआ ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि मनरेगा है या उज्ज्वला योजना है या जो भी योजनाएं हैं वेलफेयर स्कीम्स, उनको हम इनको नहीं दे सकते हैं, लेकिन इनको देना होगा। तो हम कैसे इवेलुएट करेंगे किसको देना होगा किसको नहीं देना होगा? ये हम आर्टिकल 16 में समझेंगे कि किस आधार पर यह बताया गया कि यहाँ का गरीब लोग कौन है, हु इज द पुअर्स, हु इज बैकवर्ड क्लास, कौन है बैकवर्ड क्लास यहाँ पर, वो हम अभी समझेंगे आर्टिकल 16 में। लेकिन अभी आप ऐसे समझो कि अगर इनकी स्थिति समान नहीं है तो इनका दिए जाने वाला जो संरक्षण है वो भी समान नहीं होगा। इनको हम समान तभी समझेंगे जब इनकी परिस्थिति समान होगी, तभी इनको हम समान समझेंगे, अदरवाइज ये इक्वल नहीं है। आई होप सो कि यहाँ तक समझ में आया होगा। देखो क्या यहाँ तक बात आए, एक बार यहाँ तक कमेंट करिए, एक बार देखिए क्या आर्टिकल 14 समझ में आया यहाँ तक? क्या लिखा है? ऊपर ऊपर करिए, एक बार ऊपर करिए, और ऊपर, और ऊपर। कुछ नहीं दिख रहा है। अच्छा, सर पॉइंट में लिखा दीजिए, लिखा तो दिया भैया। और ऊपर क्या ऐसे कुछ नहीं दिख रहा है? क्या लिखी है? क्लियर दिख, सर रुक जा रहा है। सर समझ नहीं आया, क्या नहीं समझ में आया बताइए। सर पढ़ाए जा रहे हैं, चाहे दिखे या नहीं। अरे सर बहुत बढ़िया समझा रहे हैं, समझ आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। सर इंग्लिश नहीं समझ पा रहे हैं, हिंदी में समझाइए। वाह, बहुत अच्छी बात है। कुछ देर में मैं फ्रेंच में समझाऊंगा। बहुत बढ़िया, समझ में आया, बहुत अच्छी बात। यस सर आ रहा है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है यहाँ पे, कोई क्वेश्चन नहीं है जो मैं चाहता था। देखो तुम लोग का 1 मिनट का मैं टाइम लूंगा, उसके बाद मैं आर्टिकल 15 समझाऊंगा। पहले देखो कुछ बात मैं तुमको समझा देता हूँ, पहले वो बात को समझो और उसको समझने की कोशिश करो। देखो कोई मतलब नहीं है अब कोई टीचर सिर्फ और सिर्फ तुम्हें फैक्ट लिखवा रहा है, और वो चाहे मैं हूं या कोई भी अध्यापक हो, इस भारत का कोई भी अध्यापक हो, विश्वास मानो जो मैं कह रहा हूँ, पहले उस बात ध्यान से सुनो, पहले बात ध्यान से सुनो। कोई टीचर सिर्फ और सिर्फ, अगर मैं तुमको ये सब इतना ना सिखाता, सिर्फ कि मैं 4 बार बोल देता तो तुम्हें याद हो जाता। लेकिन क्या मैंने तुम्हारा नहीं किया? तुम्हें आज लगेगा कि मैंने तुम्हारे साथ न्याय किया, मैं जादूगर हूं, तुमको मैंने याद करा दिया, तुम्हें जादू सा लगेगा। लेकिन वो तुम्हारे साथ न्याय नहीं होगा भैया, वो आपके साथ बिल्कुल न्याय नहीं होगा, वो आपके साथ अन्याय होगा। उसका कारण क्या है? क्योंकि आपको सही समझ बननी चाहिए कि विधियों का समान संरक्षण का मतलब ही क्या होता है, या विधि के समक्ष समानता का मतलब ही क्या होता है। अगर आप ये बिल्कुल समझने के लिए नहीं राजी हैं कि हमको इतना मत समझाइए, तो आप गलत जगह आए हैं। और मैं तो बिल्कुल ऐसा टीचर नहीं हूँ मैं फैक्ट लिखवा दूं और वही 4 बार बोलूं आपको, मैं यहाँ पे लिखवाऊं चलो बच्चों लिखो। ऐसा नहीं होता है। ऐसा आप क्लास 12th में नहीं है जो कुछ लोग पर पहली उनकी मांग कि एक एक शब्द लिखवाइए। वो कैसे लिखवाया जा सकता है? वो संभव ही नहीं है। आपको एक एक शब्द में पता नहीं कितने किताबों में पता नहीं क्या लिखा हुआ है, जो भी सिस्टमेटिक ढंग से यहाँ पर पॉइंट आउट मैं करवा रहा हूँ उसी को लिखो। तुम ये देखो कि जितना भी, अब क्या बताएं आपको, जो भी एक एक पॉइंट में यहाँ पे लिखवा रहा हूँ उसको नोट्स में लिखा करो ऐसे ही। नोट्स बहुत कन्फाइंड होनी चाहिए। हिंदी थोड़ी ना पढ़ने आए हो कि पूरा मैं पूरा कथा ही लिखवा दूं तुमको। हिंदी थोड़ी ना क्लास चल रहा है भैया, या इंग्लिश थोड़ी ना चल रहा है, कोई लैंग्वेज का क्लास है कि आपको बिल्कुल पेज एक एक लिखवाया जाए। आपको क्या करना चाहिए, जो भी यहाँ पर कुछ पॉइंट है आप उसको लिख लो। आप इसको रिवीजन करोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हाँ ये समझा था। अब आपको ये लगता होगा कि आप भूल जाओगे, तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में ऊर्जा की कमी है, तो आप इसको मेंटेन करिए। आप योगा करिए, मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, सही डाइट लीजिए, आपका स्टेबिलिटी बनेगा। अब आप ये चाहते हैं कि एक एक शब्द एक हाथ पकड़ कैसे कराया जाए, वो नहीं करवाया जा सकता है, वो संभव ही नहीं है, सिलेबस खत्म ही नहीं होगा 1 साल में। ज्यादा जरूरी क्या है आप यहाँ पे कमेंट करके बता दीजिए, ज्यादा जरूरी क्या है कि मैं सब कुछ लिखवा डालूं या आपको समझाने पर ज्यादा ध्यान दूं? मेरा मानना यह होता है कि अगर आपको एक बार कोई भी चीज समझ में आ गई
तो जरूरत ही क्या है उसको लिखने की? आप उसको पॉइंट आउट में लिख लीजिए, जितना मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ उतना आप लिख लिया करो। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि एक शब्द यहाँ पे लिखवाया जाए एकदम बोल करके, तो वो संभव नहीं है, वो नहीं करना चाहिए। वो मैं आपको धोखा दूंगा अगर मैं ऐसा करूंगा, आप विश्वास मानिए मैं आपको धोखा दूंगा। मैं यहाँ पर आऊँ 20 फैक्ट याद करके आऊँ और मैं आपको यहाँ पर डिक्टेट कर दूँ, वही 20 सब फैक्ट यहाँ पे याद कर दूँ, तुम्हें लगेगा कि बहुत जादूगर इंसान है, आपको ये लगेगा कि तू बिल्कुल याद करवा देता है सब कुछ, लेकिन विश्वास मानो कि वो तुम्हारे साथ गलत होगा। दूसरी बात समझो, दूसरी बात ये है, पता नहीं क्या आप तुम लोग मैसेज भेजता रहता है। दूसरी बात ये है कि आप ये लगातार बोलते रहते हो कि सर हिंदी में ही बताइए, इंग्लिश में मत बताइए, इंग्लिश में हिंदी में बताइए, इंग्लिश में मत बताइए। आप विश्वास मानिए, इस भारत की कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है जो आपको एक भाषा से आ जाए। मतलब कहने का आप ऐसे समझो कि मैं सब कुछ हिंदी तो लिख रहा हूँ ना, यहाँ पे लिखा तो हूँ विधियों का समान संरक्षण, अमेरिका का सिद्धांत है, समान परिस्थितियों में समान व्यवहार। मैं आपको पर्सनली एक बात बताता हूँ, और वो ये बात ये है कि मेरा जो मीडियम है वो हिंदी है ही नहीं। आप विश्वास करिए कि मैंने कभी भी हिंदी में कोई पढ़ाई नहीं की, लेकिन फिर भी देखो मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ। भाषा में कुछ नहीं होता है, कॉन्सेप्ट में होता है। भाषा में क्या है, कुछ है ही नहीं। मैं आपको दोनों भाषा बोल रहा हूँ, दोनों लिखवा रहा हूँ, ज्यादा शब्द मैं हिंदी ही लिखवा रहा हूँ, इसमें इंग्लिश अगर मैंने पॉजिटिव लिख दिया या निगेटिव लिख, इतनी छोटी सी इंग्लिश आपको नहीं आती है। अगर इतनी छोटी सी इंग्लिश नहीं आती तो वैसे नहीं आपका होने वाला है। आज के समय में तोतों की जरूरत वैसे भी नहीं है, जरूरत किसकी है? तो जरूरत उनकी है। मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ, आपको गलत नहीं सोचना है, मेरी बात गलत लगती है लोगों को, मेरी बात कड़वी लगती है, मेरे मुझसे लोग है, लेकिन जो सच है वो यही है कि तोतों को थोड़ी ना सिलेक्शन दिया जाएगा, सिलेक्शन तो उनको ही दिया जाएगा ना जिनके अंदर कुछ है। और तुमको इतना थोड़ा सा भी इंग्लिश नहीं आ रहा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा है तो ये नहीं लिखा जाना चाहिए, फिर कैसे होगा? तो मैं आपको एक बात समझा रहा हूँ, यहाँ पर मैं हिंदी लिख रहा हूँ, आप उसको लिखिए। आप बार बार कमेंट मत करिए कि सर उसको इंग्लिश में मत बोलिए, इंग्लिश मत लिखिए। मैं बाइलिंगुअल ही बोलूंगा। और आप वो जरूरत, अभी कुछ लोग बोलेगा सर थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड यूज करिए, कुछ लोग बोलेगा सर हिंदी यूज करिए, तो बाइलिंगुअल ही रहेगा। आपको थोड़ा सा बिल्कुल मगअप नहीं करना है, कमियां ही ढूंढोगे तो फिर नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा सा कॉपरेट करना पड़ेगा, ऑनलाइन में थोड़ा सा कॉपरेट करना ही होता है, और आप कॉपरेट नहीं करोगे तो टीचर वो डिलीवर ही नहीं कर पाएगा। पूरा 5 मिनट आपने वेस्ट किया सिर्फ ये समझाने में, जिसका कारण सिर्फ ये है कि तुम्हारे अंदर ऊर्जा की कमी है। विश्वास मानो ऊर्जा की कमी है। भारत में सब पता नहीं कितना टॉपर है, बिलीव करिए आप, सेकंड रैंकर, थर्ड रैंकर, फोर्थ रैंकर, जिनकी भाषा कभी जिंदगी में इंग्लिश नहीं रही है। किस एक सबसे यंगेस्ट आईपीएस ऑफिसर है, सफी नाम है, आप देखिएगा सर्च करिएगा। इतनी कम एज में आईपीएस ऑफिसर बन गया, 21 ही साल में बन गया, उसकी भाषा कभी इंग्लिश रही ही नहीं, फिर भी बन गया वो। तो क्या इंग्लिश इतनी बड़ी भाषा है? 5 शब्दों में 1000 शब्दों में सिमटी हुई एक छोटी सी भाषा है जिसको आपने बना लिया है कि वो कठिन है। कुछ है ही नहीं इंग्लिश में, कुछ नहीं है। और जितना भी इंग्लिश का मास्टर है ये सब ग्रामर पढ़ाता है। तो आप पढ़िए किताबों, अच्छी अच्छी किताबों को पढ़िए, इंग्लिश आ जाएगी आपको। अब समझता ही नहीं है सब बात को। यहाँ पे बाइलिंगुअल ही लिखा जाएगा, और समझाया मैं दोनों में। अब आप नहीं बोलेंगे कि सर एक हिंदी लिखिए, एक इंग्लिश लिखिए, तो लिखवा दीजिए। यहाँ तक जो भी हो रहा है आप उसको फॉलो अप करिए, आपको बिल्कुल सब कुछ समझ में आएगा। मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको होगा, ठीक है ना? थोड़ा सा आप मेडिटेशन करिए, थोड़ा सा डाइट प्रॉपर लीजिए, तो आपके खुद ही एनर्जी महसूस होगा। अब बिल्कुल तुम ऐसे थका हुआ लोग मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है कि मेरा जो स्टूडेंट है बिल्कुल थका हुआ हो, हारा हुआ हो, एकदम परेशान हो जाए बिल्कुल। ये सब हिंदी में बताइए, ये सब मतलब लिखवा दीजिए कि एक शब्द। ऐसा नहीं होना चाहिए, फाइटर होना चाहिए एक स्टूडेंट को। वो होना चाहिए कि वो जब शुरू हो तो सामने वाला कुछ बोल ही नहीं सके, बिल्कुल बदल देने की नीति होनी चाहिए। आप लोग कल देश को बदलने जा रहा है भाई, आपका देश आपसे चलेगा। कौन है जो देश को चलाता है? आप ही तो चलाएगा। कोई नेता मंत्री चलाता है क्या देश को? नहीं चलाता है। एक इसको चलाता है जब वो कुछ बनता है। और आप इतना कमजोर स्टूडेंट है तो कहाँ से चला पाएगा? तो थोड़ा सा अप्रोच बदलना होगा, तभी कुछ हो पाएगा। ये कंपटीशन है, नहीं मारोगे तो मार दिए जाओगे। देखो अब हमको समझना है, अब मैं बिल्कुल नहीं समझाऊंगा कुछ भी, ठीक? आर्टिकल 15 यानी आर्टिकल 15 को हमको समझना है, ठीक है ना? ठीक है, चलो मैं लिखवाता हूँ, लिखो, लिखिए, आर्टिकल 15 लिखिए। आर्टिकल 15 ये बोलता है कि राज्य को आदेश दिया गया है, लिखिए, आर्टिकल 15 क्लॉज 1। चलिए लिखिए, समझ लीजिएगा खुद से। अभी मैं 5 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा कि सब बहुत गलत हो रहा है। लिखिए, आर्टिकल 15 क्लॉज 1 बोलता है कि राज्य को आदेश दिया गया है कि केवल धर्म, जाति, मूल, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। आर्टिकल 15 क्लॉज 1 में लिखा हुआ है कि राज्य को यह आदेश दिया गया है कि राज्य धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।
आर्टिकल 15 क्लॉज 1 बोलता है कि राज्य किसी भी किसी भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 15 क्लॉज 2 में ये लिखा है कि राज्य के साथ साथ प्राइवेट कंपनियां या दूसरे लोग भी, आर्टिकल 15 क्लॉज 1 में लिखा हुआ है कि राज्य किसी भी जाति, जन्म स्थान, मूल वंश या फिर ऐसे किसी भी आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 15 क्लॉज 1 लिखा हुआ है। अब आर्टिकल 15 क्लॉज 2 में क्या लिखा हुआ है वो देखो। आर्टिकल 15 क्लॉज 2 में लिखा हुआ है कि राज्य अथवा प्राइवेट कंपनियां दोनों, राज्य तथा प्राइवेट कंपनियां दोनों किसी भी उसके जाति के आधार पर, उसके धर्म के आधार पर, उसके मूल वंश के आधार पर, उसके जन्म स्थान के आधार पर, आर्टिकल 15 क्लॉज 2 में लिखा है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जाति, धर्म, मूल वंश आदि के आधार पर किसी भी सार्वजनिक जगह पर जाने की मनाही नहीं करेगा। जैसे किसी दुकान पर, जैसे किसी दुकान पर, सार्वजनिक जगह पर, तालाब पर, कुआं पर, किसी भी आधार पर जाने की मनाही नहीं करेगा, जाने की मनाही नहीं करेगा। मेरा मन मांगता नहीं है कि मैं लिखवा दूं, इसलिए मैं समझा देता हूं। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 1 क्या बोलता है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है ना। समझ नहीं पाओगे भैया, लिखा तो बहुत किताबों में है। आर्टिकल 15 क्लॉज 1 क्या बोलता है, सबसे पहले आर्टिकल 14 में हमने क्या समझा कि भारत में इक्वलिटी तो है, यानी भारत में समानता तो है, लेकिन वो कैसा इक्वलिटी है, प्रोपोर्शनल इक्वलिटी है। यानी आप रैशनल, यानी इसको क्या बोलते हैं, समानता है, हिंदी ही में लिख देता हूँ। यहाँ पे समानता तो है, लेकिन वो किस प्रकार की समानता है, तो उसको क्या बोलते हैं, अनुपातिक समानता है। यानी भारत में किस प्रकार की समानता है, अनुपातिक समानता है, रैशनल इक्वलिटी है। ठीक। अब इस बात का अप्लीकेशन दिया गया है आर्टिकल 15 में, जिसको तुमको मैंने लिखवा दिया कि किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग या फिर मूल वंश या फिर क्या नाम है आदि के आधार पर राज्य जो है वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। मतलब क्या है कि राज्य कभी किसी को अलग नहीं समझेगा। ये तो आर्टिकल 15 क्लॉज 1 में लिखा हुआ है। अब ऐसा क्यों लिखा गया, इसके पीछे का क्या तर्क है, वो समझ ही नहीं आएगा तुमको। और अगर नहीं समझ में आएगा तो गारंटीड है कि यूपी पीसीएस या यूपीएससी का क्वेश्चन नहीं होगा, या फिर गारंटीड है कि अभी 2-4 साल में परीक्षा जो है वो तो हो जाएगा, लेकिन आने वाले समय में ये सब तोतो कांत है जो रट रट करके परीक्षा पास करता था, धीरे धीरे वो लोग भी कंटेम्प्रेरी जोड़ रहा है। अभी एसएससी सीजीएल में 15 क्वेश्चन वो लोग पूछने लगा है कंटेम्प्रेरी, धीरे धीरे हर एग्जाम में पूछने लगा है एप्लीकेशन। तो आपको नहीं करोगे तो 2-3 साल में वैसे ही आउटडेटेड हो जाओगे। तो आर्टिकल 15 ये बोलता है कि सबसे पहले आर्टिकल 14 का यानी अनुच्छेद 14 का यह अनुप्रयोग है। क्या मतलब है इसका सर, अनुप्रयोग का मतलब क्या है? अनुप्रयोग का मतलब ये है कि जैसे आप भौतिक विज्ञान में कोई भी नियम पढ़ते हैं या फिर गणित में कोई भी नियम पढ़ते हैं या केमिस्ट्री में आप कोई नियम पढ़ते हैं, तो आपको ये बताया गया होगा कि इस नियम का ये है अनुप्रयोग। मतलब इस नियम को यहाँ पर काम, ये नियम यहाँ पर काम करता है, ये इसका अनुप्रयोग है। तो ठीक उसी तरीके से आर्टिकल 14 क्या बोलता है कि भारत में एक प्रकार की समानता होगी, यानी हर कोई समान होगा, लेकिन वो समान परिस्थिति समान होगा। अगर उसकी परिस्थिति समान नहीं है तो वो समान नहीं होगा। ये कौन बोलता है? आर्टिकल 14 बोलता है। अब सवाल ये उठता है कि उसका जो यहाँ पर एप्लीकेशन दिया वो क्या एप्लीकेशन दिया, यानी आर्टिकल क्या बोलता है और वो ऐसा बोलता है। और आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में क्या अंतर है? पूरा का पूरा रिजर्वेशन सिस्टम ही रुका हुआ है इसी आर्टिकल 15 और 16 पर। अगर आप सही से नहीं समझोगे तो समझ में नहीं आएगा कभी। तो आप चाय की दुकान पर बैठ करके इलॉजिकल बात करोगे कि जितना भी जनरल कास्ट वाला लोग है वो सब आरक्षण की वजह से पीछे है। फिर आप बाबा अम्बेडकर साहब को आप उल्टा सीधा बोलोगे, या किसी को आप उल्टा सीधा बोलोगे कि आरक्षण की सुविधा ही गलत है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि पता तो है नहीं आपको, लॉजिक तो है ही नहीं पता। इस बात को समझो, पहले इस बात को समझना होगा कि आर्टिकल 15 में क्या एक्चुअली है और ये क्या कहना चाहता है और क्यों ऐसा कहा गया। इस बात को पहले समझिए। तो आर्टिकल 14 में ये कहा गया कि समानता है, लेकिन वो समानता एक अनुपातिक समानता है। अच्छा,
तो आर्टिकल 15 क्या है, उसका अनुप्रयोग है। किस आधार पर अनुप्रयोग है कि देखो ऐसे पहले होता था कि आज एक दिन की बात नहीं है, मैं एक दिन की बात नहीं कर रहा हूं, आज 5000 साल की बात मैं कर रहा हूं, इतना साल पहले की व्यवस्था से बात कर रहा हूं। आपको पता होगा कि आपका जो इतिहास शुरू होता है वो पूरा पाषाण काल से शुरू होता है, वहां से शुरू होकर हड़प्पा सभ्यता शुरू होता है, जहां पे वो सबसे इनिशियल जो सभ्यता थी, विकसित सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, वहां से ऋग वैदिक काल से लेकर के उत्तर वैदिक काल से लेकर के मौर्य साम्राज्य से लेकर के संगम काल से लेकर के सब कुछ पूरा एक बड़ा सा इतिहास जो है, वहां पर हमेशा ये देखो कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर लोगों को दबाया गया, लोगों के साथ गलत किया गया। कब से किया गया, तो हड़प्पा सभ्यता में नहीं किया था, इवन तो ऋग वैदिक काल में भी नहीं किया गया था। वहां पे गार्गी जैसी जो विदुषाएं हैं, या फिर वहां पर तुम ऐसे समझो कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर उनके साथ कुछ नहीं होता था, वो सब बिल्कुल सही था, सब कुछ माहौल बहुत अच्छा था। वहां पे महिलाएं देखो तो वेद पाठ करते हुए को दिखेंगी, उपनिषद वहां पर आपको दिखेगा जहां महिलाएं भाग ले रही हैं ऋग वैदिक काल में। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते ये सुविधा जो है वो ध्वस्त हो गई, और ये सुविधा जब ध्वस्त हो गई तो क्या हो गया कि वहां पर इंफेसाइज हो गया, और जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग और जन्म स्थान के आदि के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव होने लगा। क्यों? क्योंकि कास्ट सिस्टम बना दिया गया, 4 प्रकार का कास्ट सिस्टम बना दिया गया, जहां पर क्या हुआ कि जो पिछड़ा वर्ग है वो पिछड़ा ही रह गया। सोमनाथ मंदिर में इतना बार अटैक किया किसी ने, अगर वहां के पुजारियों ने केवल एक कंकड़ फेंका होता तो साम्राज्य बर्बाद हो जाता। आप विश्वास मानिए कि सोमनाथ पर जब अटैक हुआ और वहां का जो पुजारी था ना, अगर वो एक कंकड़ भी फेंका होता, यहाँ पर कभी मुगलों का राज नहीं होता। लेकिन हुआ, क्यों हुआ? उसका कारण क्या था? क्योंकि उन्होंने ये सोचा एक दिन भगवान आएंगे और बचा लेंगे, और वो कभी नहीं आए और कभी नहीं बचा पाए। तो कारण क्या है उसका? कि जाति में बंधे होना, कि युद्ध कौन करेगा? जो सिर्फ क्षत्रिय है वही युद्ध करेगा। सिर्फ और सिर्फ ज्ञान किसको देगा? तो ज्ञान वही देगा जो ब्राह्मण है, वही ज्ञान देगा। और इसी परंपरा के कारण भारत में हमेशा अत्याचार होता ही रहा। ये बात को समझना, इस बात को समझो कि अब आर्टिकल 15 क्लॉज 1 है, और आज भी जो भारत में डिबेट का आधार होता है वो जाति ही होता है। अभी कोई भी बजट आएगा तो उस बजट पे चर्चा लोग नहीं करेगा, शाहीन बाग पे चर्चा करने लग जाएगा कि इतना 100 करोड़ का जो बजट आ रहा है, जो हमारा पैसा यूज होना है, जो एलआईसी में क्या यूज हुआ, तुमने सब्सिडी कितना दिया, उस पर कोई चर्चा नहीं है। चर्चा किस पर है? शाहीन बाग में क्या हो रहा है या फिर यहाँ क्या हो रहा है। इसलिए क्या हुआ कि आर्टिकल 15 क्लॉज 1 में संविधान सभा के निर्माताओं ने इस बात को ध्यान रखा कि भारत में क्या है कि जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग और मूल वंश के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव होता है, और इनके साथ भेदभाव ना हो तो उन्होंने आर्टिकल 15 क्लॉज 1 में बिल्कुल इसको सही से कहा कि यहाँ पर ये राज्य की जिम्मेदारी है। अब राज्य कौन है यह हमने आर्टिकल 12 में समझा हुआ है, यानी राज्य की जिम्मेदारी है कि कोई भी इंसान को धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। उनको वो समान है, उनके साथ कोई अलग व्यवहार नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 15 कहता है। ऐसा कहने की जरूरत क्यों है? क्योंकि हमको ये पता चलता है कि भारत में अस्पृश्यता है, भारत में अनटचेबिलिटी है। ऐसी अनटचेबिलिटी है कि यहाँ पर लोग छूता ही था तो अपवित्र हो जाता था, ऐसा मानता था ये लोग। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 1 यही बोलता है कि सर ये, हाँ यहाँ पर समानता तो है, लेकिन ये बात याद रखिए कि जो समानता है उसमें इन लोगों के साथ विशेष दर्जा दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? क्योंकि जन्म के आधार पर, स्थान के आधार पर, या लिंग के आधार पर, या फिर क्या नाम है उनके जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, या संप्रदाय के आधार पर उनके साथ गलत व्यवहार होता है। तो आर्टिकल 15 क्लॉज ये बोलता है राज्य की जिम्मेदारी होगी कि इन सभी के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी पर्सन विद द इशू ऑफ द रेस, कॉस्ट, सेक्स, या फिर इन सभी के आधार पर उनके साथ वो भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। तो राज्य की जिम्मेदारी होगी कि इन सभी को समान व्यवहार वो देगा। ये आर्टिकल 15 क्लॉज 1 बोलता है। अब आर्टिकल 15 क्लॉज 2 क्या बोलता है कि उनको ये भी पता थी कि ये जो सिस्टम है वो सिस्टम इतना आसान नहीं है। कहने का मतलब है कि केवल ये बोल देना कि जन्म के आधार पर या स्थान के आधार पर या मूल वंश के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, सिर्फ इतने बोल देने से काम नहीं होगा। व्यवस्था इसके ऊपर भी है, और व्यवस्था इसके ऊपर भी है कि भेदभाव नहीं होगा। लेकिन किस प्रकार का भेदभाव नहीं होगा? तो आर्टिकल 15 क्लॉज 2 वही बताता है। अब ये क्या बताता है, मेरी बात को ध्यान से सुनो, ठीक? अब मेरी बात को ये क्या ध्यान से सुनना है। आर्टिकल 15 क्लॉज ये बोलता है कि ऐसा होता चला आया है सर कि ऐसी बहुत जगह होता है जहां पर ऐसे कुएं में नहीं जाने देते वो लोग, जहां पर जिस कुएं में उनका कुआं अलग है, उनका कुआं अलग है। गांव में ऐसा होता नहीं, पहले कुआं अलग, उनका कुआं अलग। तालाब में क्या नाम है, जिस स्थान पे वो दूसरा एक एक विशेष जाति का लोग
जाएगा, वहां पर वो लोग नहीं जाएगा। तो क्या कहा गया कि धर्म, जाति, संप्रदाय, लिंग आदि के आधार पर किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक जगहों पर जाने से मनाही नहीं की जा सकती है। ऐसा नहीं हो सकता है, और उसके पीछे आप तर्क ये नहीं दे सकते हैं कि ये क्या नाम है हमारे पुराणों में लिखा हुआ है या फिर हम यहाँ लिखा हुआ, हालांकि कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी लोग अपना बना लिया, उत्तर वैदिक काल से बना लिया इन्होंने व्यवस्था, लेकिन ऐसा कभी था ही नहीं, यहाँ की व्यवस्था में ऐसा कभी नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल से इन्होंने बना लिया। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 2 में क्या है कि ये बात ये लोग बताता है कि देखिए, धर्म, जाति, संप्रदाय, लिंग, वर्ण आदि के आधार पर किसी भी व्यक्ति को, यानी वो व्यक्ति सार्वजनिक जगह पर जा सकता है, किसी भी दुकान पर जा सकता है, किसी भी तालाब में जा सकता है, किसी भी जगह वो जा सकता है जहां पर वो चाहेगा जाना, यानी उसके आधार पर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, उसके साथ गलत व्यवहार नहीं किया जाएगा। ये कहाँ कहा गया है? आर्टिकल 15 क्लॉज 2 में, यानी आर्टिकल 15 क्लॉज ए में ये किसके बारे में कहा गया है? तो यहाँ पर ये कहा गया कि राज्य इनकी रक्षा करेगा। लेकिन आर्टिकल 15 क्लॉज 2 क्या कहता है? यहाँ पर राज्य तो रक्षा करेगा ही, लेकिन अगर कोई उनके जैसा व्यक्ति है जो प्राइवेट व्यक्ति है, यानी प्राइवेट कंपनी भी अगर ऐसा करता है तो उसके साथ भी गलत किया जाएगा, उसको भी दंड दिया जाएगा, वो दंडनीय अपराध होगा कि अगर धर्म के आधार पर, जाति, लिंग, संप्रदाय आदि के आधार पर अगर प्राइवेट कंपनी भी अगर भेदभाव करता है या प्राइवेट जगह पर भी उनके साथ भेदभाव होता है तो वो एक दंडनीय अपराध ही माना जाएगा। यह आर्टिकल 15 क्लॉज 1 और यह आर्टिकल 15 क्लॉज 2। क्या बताओ, यहां तक समझ में आया? एक बार कमेंट करिए, एक बार कमेंट करिए और बताइए क्या यहां तक समझ में आया है? यहां तक कोई डाउट? ठीक। अब देखिए, ये आर्टिकल 15 क्लॉज 1 था और आर्टिकल 15 क्लॉज 2 था, ठीक है ना? अब हम चलते हैं आर्टिकल 15 क्लॉज 3, यानी आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में क्या बताता है। ये आर्टिकल 15 क्लॉज 1 था, आर्टिकल 15 क्लॉज 2 था, इसी में मैं आपको पांचों समझा देता हूँ। देखो आर्टिकल 15 क्लॉज 3 क्या बोलता है। ठीक, ये है आर्टिकल 15 क्लॉज 1, ये है आर्टिकल 15 क्लॉज 2। अभी हम समझते हैं आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 15 क्लॉज 2 बोलता है कि वो राज्य के लिए है, ठीक है, बस अब मैसेज मत करिए, ठीक है, ठीक है। तो आर्टिकल 15 क्लॉज ये एक जो है वो राज्य के लिए बोलता है, आर्टिकल 15 क्लॉज 2 वो राज्य और प्राइवेट कंपनी दोनों के लिए बोलता है। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 ये बोलता है कि अगर राज्य चाहेगा तो, मतलब ये सिर्फ निर्भर करता है राज्य के ऊपर, ये कंपलसरी नहीं है, जरूरी नहीं है। अगर राज्य चाहेगा तो महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, वो महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, विशेष प्रावधान कर सकता है। क्यों, ऐसा क्यों कह दिया गया? अभी तो तुम बता रहे थे कि जन्म, धर्म, संप्रदाय आदि के आधार पर कोई भेदभाव ही नहीं होगा, यहाँ पर तुमने लिंग के आधार पर भेदभाव क्यों कर दिया? महिलाओं को ऐसा दर्जा क्यों, या फिर बच्चों को ऐसा दर्जा क्यों? देखो, आज जिस तुम एरा में जी रहे हो वहां पर जो तुम सोचते हो वैसा है नहीं, ऐसा था नहीं, या कुछ स्पेसिफिक रीजन की वजह से हम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। या अब ऐसा देखो कि आर्टिकल 15 क्लॉज 3 ये बोलता है कि जन्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, या फिर इनके आधार की बात ये नहीं करता, ये कहता है कि इन दोनों की अपवाद दिया गया है। क्या अपवाद दिया गया है? कि महिलाओं और बच्चों के लिए हम विशेष प्रावधान कर सकते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल देता हूं मैं, तुमको समझ में आ जाएगा। ऐसे एग्जाम्पल देता है कि देखो आप, कि जैसे कि आप ऐसे देखिए कि जब भी हम किसी तालाब में जाते हैं या किसी नदी में, आपने देखा होगा जब भी कहीं गंगा जी या कहीं पर भी आप गए होंगे तो आपने ये देखा होगा कि वहां पर महिलाओं के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध नहीं कराया जाए, तो पुरुष देवता जो हैं वो हर जगह उपस्थित हो जाते हैं। और अगर पुरुष देवता हर जगह उपस्थित हो जाएंगे तो क्या महिलाएं सुरक्षित होंगी? और अगर वास्तव में आपका तर्क ये है कि ये गलत है कि महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, वही लोग सोचेगा, पुरुष प्रधान लोग ये सोचता है कि क्या महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करना उचित है? ये कितना गलत है, ये तो देखो कितना डेवलप है, फिर भी इसके साथ कर रहे हैं। तो बहुत दिन नहीं, कितने केसेस आ चुके, निर्भया केस या कितना भी केस आ चुका, आपने देखा कि वहां पर परिणाम क्या निकला, कि अंत में आज भी इतने साल होने के बाद भी उनका शोषण हो रहा है और इतने बाद होने के बाद भी उनका शोषण होता है। आप ऐसे समझो कि अपना सब कुछ एक पूरी जिंदगी, आधी जिंदगी जीने के बाद भी एक लड़की को अपने ससुराल जाना होता है और वहां पर वो उसको हर वो गम सहना होता है
जिसके लिए वो बिल्कुल हकदार नहीं है, जिसको बिल्कुल उसको नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी उसको सब करना पड़ता है। तो महिलाओं और बच्चों के लिए क्या है, विशेष प्रावधान किया गया है। क्यों प्रावधान किया गया है? क्योंकि अगर यहाँ पर पुरुष देवता लोग को हर जगह अगर जाने के लिए मनाही है ही नहीं, उनको हर जगह जाने दिया जाएगा, तो इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? तो हम क्या करें, हर एक पुरुष के पीछे क्या एक बॉडीगार्ड लगा करके भेजें, एक गनर लगा करके भेज दिया जाए? नहीं भेजा जा सकता है। तो संविधान निर्माताओं ने इस बात को समझा कि यहाँ की महिलाओं को और यहाँ के बच्चों को विशेष प्रावधान नहीं दिया जा सकता है। क्यों नहीं? एक विशेष प्रावधान नहीं प्राप्त है तो देना होगा। कैसे प्राप्त है? आपने ये देखा होगा कि क्या बोलता है कि मतलब यत्र, जहां पे नारियों की पूजा होती है वहां पर देवता निवास करते हैं। मनुस्मृति में लिखा हुआ है, जहां पे नारियों की पूजा होती है वहां पे देवता निवास करते हैं। और कौन से नारी की पूजा होनी चाहिए? उस नारी की पूजा होनी चाहिए जिसके लिए पति ही उसका भगवान है। और अगर वो पति को भगवान नहीं समझती है तो वो उल्टा है, उसको अगला जन्म लेना होगा, जाके उसका जन्म सफल होगा। ये कहाँ लिखा हुआ है? मनुस्मृति में लिखा हुआ है। इस बात को समझो। क्या लिखा हुआ है वहां पर? कि ऐसी ही महिलाओं की पूजा होगी, यत्र नार्यंत पूजते, जहां पर नारियों की पूजा होती है वहां पे देवता निवास करते हैं। लेकिन कौन सी नारी की पूजा की जा सकती है? उस नारी की पूजा की जा सकती है जो अपने पति को परमेश्वर मानती हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं मानना चाहिए, जो है वो मैं बता रहा हूं। अब करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो आपके ऊपर है, वो टीचर का व्यू नहीं है, वो आपका अंतिम व्यू है। तो कहने का मतलब क्या है कि जहां पर नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करता है। तो देवता निवास करते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी नारियों की पूजा की जाएगी? जो अपने पति को भगवान परमेश्वर मानती है। और अगर वो नहीं मानती है तो वो शराब पी करके आता है तो भी उसको मानना होगा, वो कुछ भी करके आता है उसको मानना होगा, क्योंकि वो देवता है। और अगर वो उसको नहीं मानती है तो उल्टा है, और अगर वो उल्टा है तो उसको अगला जन्म लेना होगा, और अगला जन्म लेकर के उसको भी पश्चाताप करना होगा, उसको भी प्रायश्चित करना होगा। इवन तो सती प्रथा भी यही बोलता है। क्या बोलता है? कि अगर कोई भी पति का हो गया, तो चूंकि तुम दोनों एक साथ थे और तुमने गलत कर दिया, तुम्हारे साथ ये गलत हो गया, तो तुमको भी उनके साथ जाना होगा। क्यों? क्योंकि तुमको कोई अलग नहीं कर सकता, वो तुम्हारे भगवान थे, तुम्हारे देवता थे। तो महिलाओं के और बच्चों के साथ इतना बड़ा शोषण हुआ, और बच्चों को कभी कुछ समझा ही नहीं जाता। मतलब आज भी ये चला आ रहा है, अगर बच्चे कोई सही नॉलेज दे देंगे, अरे तुम अपनी उम्र देखे, एज है नहीं, कुछ भी बोले चले जाते हो। तो इसलिए संविधान निर्माताओं ने इस बात को समझा कि हम अगर महिलाओं को और बच्चों को भी समान अधिकार में रख देंगे, मतलब धर्म, जाति, संप्रदाय, लिंग आदि के आधार पर अगर हम इनको भी रख देंगे, इनको हम विशेष दर्जा नहीं देंगे, तो महिलाओं और बच्चों को कभी भी विशेष दर्जा मिलेगा ही नहीं। और अगर नहीं मिलेगा तो एक सभ्य समाज निर्माण नहीं होगा। आप इस बात को समझिए कि अगर एक महिला, अगर एक लड़की पढ़ी लिखी होती है तो पूरे समाज का ही निर्माण कर देती है। वो एक बहुत बड़े समाज का निर्माण करती है, वो कई पुस्तकों को शिक्षित और साक्षर कर देती है। तो इसलिए महिलाओं और बच्चों के लिए क्या कर दिया गया? विशेष कर दिया गया। कौन सा आर्टिकल बोलता है? अनुच्छेद 15 क्लॉज 3। तो अनुच्छेद 15 क्लॉज 1 क्या बोलता है? राज्य धर्म, मूल, वंश, संप्रदाय, लिंग आदि के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 15 क्लॉज 2 ये बोलता है कि कोई भी राज्य या प्राइवेट कंपनी धर्म, जाति, संप्रदाय, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव तो नहीं करेगा, वो इसके साथ साथ उनको किसी भी सार्वजनिक जगह मना भी नहीं कर सकता है। जैसे तालाब, कुआं, कहीं पर जाने से मना नहीं कर सकता है। और आर्टिकल 15 क्लॉज 3 ये बोलता है कि आर्टिकल 15 क्लॉज 2 में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसका अपवाद मैं कहता हूं। और वो अपवाद क्या है? कि महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष दर्जा दिया जाएगा। वो विशेष दर्जा क्यों दिया जाएगा? क्योंकि अगर एक महिलाओं को विशेष दर्जा नहीं प्राप्त होगा, या बच्चों को अगर हम अलग से नहीं ट्रीट करेंगे, तो इनका विकास नहीं हो पाएगा। और अगर इनका विकास नहीं हो पाएगा तो देश का विकास कैसे होगा? इसलिए आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में लिखा हुआ है। इस बात को आप समझो। अब आप जो चाय की दुकान पर तर्क करते रहते हो रूम पर कि देखो लड़कियों को पता नहीं क्यों उतना छूट दिया है, देखिए आप क्यों दिया गया है, इस बात को समझिए, पॉजिटिव एस्पेक्ट देखिए। अब उसके बाद हम चलते हैं आर्टिकल 15 क्लॉज 4। अब आर्टिकल 15 क्लॉज 4 क्या बोलता है उसको समझते हैं, फिर आर्टिकल 15 क्लॉज 5 क्या बोलता है उसको समझते हैं, ठीक है ना। अब देखिए आर्टिकल 15 क्लॉज 4 क्या बोलता है और आर्टिकल 15 क्लॉज 5 क्या बोलता है, ठीक है ना। उसके बाद हमारा आर्टिकल 15 खत्म हो जाएगा, फिर हम रिजर्वेशन सिस्टम और आर्टिकल 16 पर चलेंगे, जो अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 और आर्टिकल 15 क्लॉज 5 को हम एक साथ समझ करके देखते हैं, और एक साथ समझ करके देखने में हमको थोड़ा सा समझने में आसानी होगा। सबसे पहले कि आर्टिकल 15 क्लॉज 4 है या 15 क्लॉज जो 5 है, ये आर्टिकल 15 क्लॉज 5 को 93वें संविधान संशोधन 2005 द्वारा जोड़ा गया, ठीक। यानी आर्टिकल 15 क्लॉज 5 को 93वां संविधान संशोधन 2005 के द्वारा जोड़ा गया। क्या जरूरत पड़ गई इसको जोड़ने की, समझते हैं। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 पहले से ही मौजूद था,
यानी आप ऐसे समझ लो कि आर्टिकल 15 क्लॉज 5 को सिर्फ और सिर्फ 93वां संविधान संशोधन 2005 में जोड़ा गया। क्या कहता है आर्टिकल 15 क्लॉज 4 और क्या कहता है आर्टिकल 15 क्लॉज 5, इस बात को पहले समझो। हमने क्या समझा कि हर आदमी धर्म, जाति, संप्रदाय, मूल वंश और सबके आधार पर समान है। ये आर्टिकल 15 क्लॉज 1 बोलता है। जाने पे मना ही नहीं होगा, आर्टिकल 15 क्लॉज 2 बोलता है। उसका पूरा पौध ये बताया गया कि महिलाएं और बच्चों को हम विशेष प्रावधान में दर्जा देंगे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। आर्टिकल 15 क्लॉज जो 4 है वो ये बोलता है कि शैक्षणिक और मतलब एजुकेशनल और क्या नाम है आधार पर, यानी शैक्षणिक आधार पर और उनको और आधार क्या है, हिंदी नहीं है, एक मिनट रुकिए। सामाजिक, हाँ सोशलिस्ट, ठीक है। तो दो आधार बोलता है, 15 क्लॉज 4 और 15 क्लॉज 5 क्या बोलता है? सोशलिस्ट मतलब सामाजिक, यही तो होता है शायद। हाँ, तो आर्टिकल 15 क्लॉज ये बोलता है कि शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टिकोण से शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ जो वर्ग है उनको हम छूट देंगे। अब पहले इसको समझ लो ध्यान से, देखो ध्यान से। अब कुछ लोग क्या होगा, इस सिस्टम के विपरीत बोलेगा। देखो एससी और एसटी इसमें बोलता है जितना भी शेड्यूल कास्ट है या शेड्यूल ट्राइब है उनको हम छूट देंगे। कहाँ कहाँ छूट देंगे, किसको किसको छूट देंगे? जो शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है या फिर सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। इस जो दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ व्यक्ति है उसको, जो भी पिछड़ा हुआ व्यक्ति है कौन, जैसे कि एससी और एसटी, उनको हम छूट देंगे। क्यों? ये क्यों छूट देने की बात करता है? और ये व्यवस्था लोग, कुछ लोग बोलता है कि 50 साल के लिए लोग मान्य था, उसके बाद मान्य नहीं था, उसके बाद आज तक ये चला आ रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों होता है? अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। देखो, मैं अगर एस्पेक्ट की, आई एम नॉट सेइंग दैट कि रिजर्वेशन इज गुड और रिजर्वेशन इज बैड, मैं वो कहीं नहीं रहा हूं कि रिजर्वेशन अच्छा है या रिजर्वेशन बैड है। अभी हम आर्टिकल 16 में समझेंगे और यकीन मानो कि आर्टिकल 16 को सही से समझने के बाद कभी तुमको जिंदगी में जरूरत नहीं पड़ेगी किसी के सामने, या तुमको जिंदगी में कभी कोई हरा ही नहीं सकता है अगर तुम सही तर्क उसको दोगे। देखो, तथ्य और तर्क से बड़ा कुछ नहीं है ना। मतलब जब आप उसको तथ्य और तर्क सही दोगे तो वो समझेगा ही इस बात को। तो आर्टिकल 16 को सही से समझने के बाद आपको जिंदगी में कभी जरूरत नहीं पड़ेगी इस बात के लिए बोलने की या सुनने की कि क्या आरक्षण होना चाहिए, आरक्षण नहीं होना चाहिए, उसमें क्या दिक्कतें हैं, क्या अच्छाइयां हैं। लेकिन पहले यहां पर जो लिखा है वो समझ लेते हैं। देखो, सामाजिक दृष्टिकोण से जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, अब उस समय यह देखा गया कि शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ वर्ग कौन है, यानी कौन है जो शैक्षणिक और सामाजिक वर्ग से पिछड़ा हुआ है। तो क्या आप मुझको सिर्फ इतना बताइए, सिर्फ इतना आप बताइए, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस समय की बात कर रहा हूं। आप हमको सिर्फ इतना बताइए कि शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ व्यक्ति क्या वो है जो पूरे सिस्टम को चलाता है और पूरे स्कूल को चलाता है, जो उसका प्रिंसिपल है, जो उसका मालिक है, और दूसरा वो व्यक्ति है जो क्या नाम है कि जो बैठने के लिए जगह नहीं पाता। आपको पता है डॉक्टर अंबेडकर, अगर मैं मानूं तो उनके अंदर एक ऐसी कला है साहब, जो कला कभी किसी महापुरुष के अंदर थी ही नहीं। अब वो कला क्या है वो समझिए, ठीक है ना। मैं किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का नहीं हूं, मैं एक अध्यापक हूं और मेरी जाति सिर्फ अध्यापक है। कुछ भी आप ये मत सोचने की कोशिश करिएगा, क्योंकि तथ्य और तर्क से ऊपर कोई भी जाति और धर्म नहीं होता है। इसलिए मैं वो बोल रहा हूं जो सच है। क्या है कि ऐसा एक वो इंसान, भाई साहब, अगर मैं एक बार आपको क्लास में बेइज्जती करके भगा दूं कि जाओ कल से नहीं आना, तो आप कभी प्रतापगढ़ में दिखाई नहीं दोगे। और अगर थोड़ा सा तुम्हारे पास एटीट्यूड होगा ना तो तुम तुरंत कहोगे कि सर जी मिलिए प्रतापगढ़ से बाहर, आप तो हम आपको देखते हैं। जैसे ही आप इससे निकलिए, कुछ लोग रोष में आ जाता है ना। लेकिन आप ऐसे सोचो कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको हर रोज दबाया जाता था, हर रोज उसको ये कहा जाता था कि तुम क्या कर रहा है, उसको गलत कहा जाता था और उसको क्लास से बाहर बैठने के लिए कहा जाता था, उसको उसके साथ रोज क्रिटिसिज्म होता था, और वो व्यक्ति इस बात को सिद्ध करता है कि हु एम आई, मैं कौन। आप सोचिए इस बात को कि एक ऐसा व्यक्ति, आप उस कल्पना को सोचिए कि उसके इनर पावर में कितनी बड़ी ताकत रही होगी। आज का लोग अगर ये होगा तो तुरंत वो किस्मत को दोष देना शुरू कर देगा। किस्मत को तो तुरंत लाना आज के ये मजाक सी बात हो गया है कि तुरंत लाएगा, किस्मत है नहीं, भगवान ने चाहा नहीं, अब वो जो चाहेगा वही होगा। क्या उसने ये सोचा? नहीं। आज वही एक कारण है कि हम इतना बृहद, इतना खूबसूरत और इतना अच्छा संविधान बना पाए हैं। उसका इम्प्लीमेंटेशन सही हो रहा है या नहीं हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन संविधान भारत का ऐसा संविधान है जो पूजनीय है, जो सर्वोपरि है। और वो क्या बोलते हैं, आप ऐसे बात को समझो कि एक ऐसा वो इंसान जिसको रोज क्लास से बाहर भगाया जा रहा है, रोज उसके जाति के आधार पर उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो इंसान क्लास में रहता है, पढ़ता है और वो बहुत आगे जाता है। अब उस क्लास में बैठने वाले वो वर्ग जो सामान्य वर्ग के थे, क्या उनका आज तक नाम हो सका? नहीं हो सका साहब। जो सीट पे बैठ रहे हैं उनका नाम ही नहीं हो पाया, लेकिन वो इंसान जो सीट पे नहीं बैठ रहा है उसका ये नाम है कि उसने इतने बड़े संविधान को रचने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, इतने बड़े संविधान में अपना एक महत्वपूर्ण साथ दिया। तो शैक्षणिक और सामाजिक रूप से उस समय पिछड़ा कौन था? जो सीट पे बैठ रहा है या फिर जो सीट पे नहीं बैठ रहा है। आई एम नॉट सेइंग दैट इन दिस टाइम, मैं इस समय की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस समय की बात कर रहा हूं। तो उस समय की अगर मैं बात कर रहा हूं तो बताओ शैक्षणिक और सामाजिक रूप से तो कौन पिछड़ा था?
शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब ही था वो जो पिछड़ा हुआ था। तो इन्होंने शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग के लिए एक विशेष प्रावधान देने का नियम बनाया कि हम क्या करेंगे कि शैक्षणिक और सामाजिक रूप से जो भी व्यक्ति पिछड़ा हुआ है उसको हम विशेष प्रावधान देंगे। ये बात हुआ आर्टिकल 15 क्लॉज 4 और आर्टिकल 15 क्लॉज 5 में, जहां पर इन्होंने ये संविधान संशोधन करके क्या बनाया कि देखो जो भी होगा अदर बैकवर्ड कास्ट या फिर ऐसा होगा जो क्लास, देखो पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कास्ट नहीं लिखा हुआ है, जाति नहीं लिखा हुआ है, ये बात को याद रखना। वो हमेशा एक ही वर्ड का यूज करता है क्लास का। तो मंडल कमीशन द्वारा, अभी मैं पढ़ाऊंगा क्या है मंडल कमीशन, जहां पर वहां पर पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं जाति नहीं लिखा हुआ है, क्लास लिखा हुआ है। बाद में इसको मंडल कमीशन की सिफारिश के द्वारा कहा गया, तो उन्होंने इस क्लास का आधार कास्ट बताया। अभी समझेंगे हम, तो इस बात को समझो कि आर्टिकल 15 क्लॉज 4 और आर्टिकल 15 क्लॉज 5 क्या बोलता है कि SC ST और अदर क्लास, मैं कास्ट नहीं कह रहा हूं, बार बार इस बात को कह रहा हूं, अदर बैकवर्ड क्लास जो है, जो शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है, उनको विशेष प्रावधान मिलेगा। यानी अगर हम आर्टिकल 15 को समराइज करें तो आर्टिकल 15 क्लॉज 1 क्या बोलता है कि राज्य किसी भी इंसान को धर्म, जाति, संप्रदाय, मूल, वंश आदि के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल क्लॉज 2 क्या बोलता है, उसको सामाजिक स्थान पर किसी भी सामाजिक जगह पर जाने के लिए मनाही नहीं होगी। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 क्या बोलता है कि बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष दर्जा प्राप्त होगा। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 और आर्टिकल 15 क्लॉज 5 क्या बोलता है कि शैक्षणिक और सामाजिक वर्ग से पिछड़ा हुआ जो लोग है या फिर SC ST जो है, उनको हम एक विशेष प्रावधान देंगे और उस विशेष प्रावधान के तहत हम उनको छूट देंगे। क्या ये आर्टिकल 15 समझ में आया? क्या इतना समझ में आया हो तो बताओ, क्या इतने में मजा आया कि नहीं समझ में? देखिए बताइए, अगर ये समझ में आया हो तो हम आर्टिकल 16 पर चलें। एक बार चैटिंग दिखाइए भैया, टेक्निकल टीम एक बार। क्या कोई डाउट है यहाँ तक? अगर कोई डाउट है तो डाउट पूछ लीजिए। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। ये सर आ गया समझ में, नो डाउट। अगर यहाँ तक आपका कोई डाउट है तो एक बार डाउट पूछ लीजिए। वीडियो और आवाज दोनों रुक रहा है। तुम लोग के साथ प्रॉब्लम ये है कि तुम लोग दिन भर नेट चला लेता है। नेट मत चलाया करो तो नहीं रुकेगा। नेट नहीं चलाओगे ना तो नहीं रुकेगा। 6 समझाते हैं, चिंता मत करिए, 5 और 6 समझाते हैं, समझाते हैं, चिंता मत करिए। अभी हम जब आरक्षण की सुविधा पढ़ेंगे तो वहां हम समझेंगे कि इसमें क्या संशोधन किया गया, बता देंगे, बताएंगे। अब उसके लिए चिंतित मत होइए, ठीक है ना। 13वां संविधान संशोधन 2005 क्या था वो हम समझाएंगे। अभी के लिए इतना ही समझ। जब हम आर्टिकल 16 को भी समझाएंगे तो अभी हम इस बात को समझेंगे कि क्या आधार दिया गया है, ठीक है ना। किसी भी शैक्षणिक संस्थान में पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 15 क्लॉज 5 में ये बोलता है कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान में पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान है। अगर तुम स्पेसिफिक जानना चाहते हो तो आर्टिकल 15 क्लॉज 5 जो 93वें संविधान संशोधन 2005 में जोड़ा गया, इसमें क्या जोड़ा गया कि किसी भी शिक्षण संस्थान में, यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, किसी भी शिक्षण संस्थान में पिछड़े वर्गों के लिए, जो भी पिछड़ा वर्ग है, मैं जाति नहीं कह रहा हूं, पिछड़ी जाति कह ही नहीं रहा हूं, मैं बैकवर्ड क्लास कह रहा हूं, बैकवर्ड कास्ट नहीं कह रहा हूं, जितना भी पिछड़ा वर्ग है उन पिछड़े वर्ग को क्या देगा, तो ये एक विशेष प्रावधान देगा। अब आर्टिकल 6 में क्या है वो हम समझेंगे, लेकिन 5 में भी तुम देखो कि 93वें संविधान संशोधन 2005 में जितना भी शिक्षण संस्थान है, जितना भी पिछड़ा वर्ग है, उनको विशेष प्रावधान दिया जाएगा। इसमें एक अपवाद है, और वो कौन अपवाद है? माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट, उसको हिंदी में पता नहीं क्या कहेंगे, इंग्लिश ही लिख लो, अभी हिंदी में समझा देता हूँ। इसका जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है ना, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, इसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे यार माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट को? माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट इसका अपवाद है। मैं समझा देता हूँ, देखो 93वां संविधान संशोधन 2005 में क्या कहा गया कि जितना भी शिक्षण संस्थान होगा, अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान, हाँ यही तो कहेंगे इसको, अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान, ठीक ना, यही कहेंगे इसको। तो 13वां संविधान संशोधन 2005 में जितना भी शिक्षण संस्थान है, उन शिक्षण संस्थान में जितना भी पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा जाति नहीं है, याद रखना, जो भी पिछड़ा वर्ग है उन सारे पिछड़ा वर्ग को विशेष छूट दिया गया है। इसमें अपवाद के तहत कौन होगा? माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट। वो सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो माइनॉरिटी में आते हैं, अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान जो हैं,
उनमें छूट, उनमें ये अपवाद है, वहां पर इनको छूट नहीं दिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इनको छूट कहां दिया जाएगा, जो अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान नहीं है। जैसे एक बहुत डिस्प्यूट में रहता है, क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पशिक्षक संस्थान है? तो आंसर है कि हम नहीं जानते हैं, कोर्ट फैसला नहीं सुनाया है। जब कोर्ट फैसला सुना देगा, देखो एक बात है, अपने आधार पर कुछ भी हाँ नहीं बताया जा सकता है। अब बेयर एक्ट में लिख दिया है, मतलब बहुत सारी किताबों में ये लिख दिया यहाँ है, लेकिन वो प्रमाणिक नहीं होगा। प्रमाणिक तभी होगा जब उस पर जुडिशियल रिव्यू आता है, ये बात याद रखना। अपने से कुछ प्रमाणिक नहीं होता। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 5 आपने पूछा था, जो हमने क्या समझा कि 93 में संविधान संशोधन 2005 में इसको जोड़ा गया, जिसमें जितना भी शिक्षण संस्थान है उसमें जितना भी पिछड़ा वर्ग है वो अपवाद, पिछड़ा वर्ग को हम छूट देंगे। जिसमें अपवाद के लिए क्या होगा, माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट। थोड़ा सा मैं इसको एलिबरेट कर देता हूँ, ज्यादा टाइम बचा नहीं है, तो आज आर्टिकल 16 हो नहीं पाएगा, इसलिए मैं इसी को थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको, और आपका डाउट देख लेते हैं। कल हम आर्टिकल 16, 17, 18 खत्म करेंगे। थोड़ा सा स्पीड में काम करेंगे कल से, चिंता मत करिए। मैं खुद जानता हूँ कि एक दिन में 2 ही आर्टिकल हो पा रहा है, लेकिन ठीक है, हम लोग सही से कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। तो अब देखो, ये शिक्षण संस्थान का मतलब क्या है कि जितना भी शिक्षण संस्थान है वो सरकारी है या फिर वो प्राइवेट है, ध्यान से बात समझना। जितना भी ये शिक्षण संस्थान है, यहाँ पे जो भी पिछड़ा वर्ग है, अब पिछड़ा वर्ग मंडल कमीशन के बाद पिछड़ी जाति कह दिया गया, जिसमें 3743 जातियों को पिछड़ी वर्ग में रखा गया। अब उसको हम समझेंगे कि किस आधार पर रखा गया, कल समझेंगे, आर्टिकल 16 में समझेंगे। लेकिन ऐसे समझ लो कि जितना भी पिछड़ा वर्ग है, उन सारे के सारे पिछड़ा वर्ग को किसी भी सरकारी स्कूल में विशेष प्रावधान किया गया। क्या होता है विशेष प्रावधान? विशेष प्रावधान का मतलब आरक्षण नहीं होता है। कुछ लोग इसको आरक्षण समझ लेता है, इसका मतलब आरक्षण बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पे आरक्षण शब्द है ही नहीं, यहाँ पर विशेष प्रावधान शब्द है। और विशेष प्रावधान का मतलब क्या है, उनको भत्ता दे दिया जाएगा, उनको मिड डे मील का सुविधा दे दिया जाएगा, उनको कई सुविधा दी जा सकती है, जिसमें एक सुविधा का नाम है आरक्षण। इसका यहाँ आरक्षण जैसा कुछ नहीं है। यहाँ क्या कहता है कि 93वां संविधान संशोधन 2005 में जो भी शिक्षण संस्थान है, इसमें पिछड़े वर्गों को क्या दिया जाएगा, आरक्षण। पिछड़े वर्गों को क्या दिया जाएगा, विशेष प्रावधान किया जाएगा उनके लिए। और उसमें अपवाद के तौर पर क्या होगा, माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू, और यहाँ पर दूसरा एक मान लो कि ऐसे कोई है, कोई मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, या फिर आप ऐसा मान लो कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जो माइनॉरिटी में आता है, कोई भी, मैं यहाँ पे कह देता हूँ, किसी की यूनिवर्सिटी का नाम ले लेता हूँ, मान लो एबीसी कोई यूनिवर्सिटी है, मैं नाम नहीं लूंगा। तो एबीसी ऐसी कोई यूनिवर्सिटी है और बीएचयू है, तो बीएचयू में अब ये क्या, ये अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान है? नहीं। और अगर ये अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान नहीं है, इसमें जो पिछड़ा वर्ग होगा उनको छूट है, लेकिन यहाँ पर जो माइनॉरिटी है उसको छूट नहीं है। अब इसमें भी नैतिक आक्रोश आ जाता है लोगों को। क्यों नैतिक आक्रोश आ जाएगा? अब वो लोग ये कहेगा, अरे यहाँ पर तो छूट दे रहे हो, यहाँ पर क्यों नहीं छूट दे रहे हो, यहाँ पर भी सबको जाने दो, यहाँ पर भी छूट देने दो। अरे भैया, आप एक बात ये बताइए कि उस समय जो शिक्षण संस्थान था उन लोग का इतना पिछड़ा हुआ था कि किसी तरह वो पढ़ ही ले रहा है, बड़ी बात है। आपको पता है कि इस पूरे के पूरे जितना भी मुस्लिम कंट्री है, वो मुस्लिम कंट्री, जितना भी मुस्लिम कंट्री है, इवन दो कि जितना भी है, मैं बात कर रहा हूँ, ईरान है, यहाँ पर सऊदी अरबिया है, जितना भी है, क्यों इन लोगों को, मतलब अभी इजराइल का मुद्दा उठा हुआ था, तो आप ये समझो कि क्यों ऐसा है कि इनके पास आज भी वो पावर नहीं आ पाई कि इजराइल से ये लोग लड़ सकें। क्यों नहीं लड़ सकते हैं, या इजराइल को ये कुछ क्यों नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कोई है ही नहीं, मतलब इजराइल को कुछ कर ही नहीं सकते। क्यों? उसका कारण क्या है कि इनको सबका साथ लेना ही होगा। उसका कारण ये है क्योंकि इनका जो आज की दुनिया का जो कोर सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम, वो लोग एक्सेप्ट नहीं करता है। इनके यहाँ बैंकिंग मान्य ही नहीं है। और अगर जब तक किसी भी देश में बैंकिंग सिस्टम नहीं मान्य है, तब तक कहना क्या मतलब क्या है कि स्रोत तुम्हारा है और घुमा कौन रहा है तुम्हारा पैसा? ऊपर वाला। मतलब कहने का क्या है कि यूएसए या फिर ऐसे डेवलप्ड कंट्री इन्हीं के देश का जो तेल है उसी का यूज करके वो पूरे देश में घुमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास बैंकिंग सिस्टम इतना कमजोर है, क्योंकि ये बैंक को हराम मानता है। ये मानता है कि नहीं, हम लेबे नहीं करेंगे, हमको पैसा लेना नहीं आता है, हम पैसा नहीं लेंगे। पोलियो के लिए इन्होंने इतना बहुत ज्यादा दिक्कत दिया। मतलब मैं किसी विशेष जाति को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो सच है वो तो बोलना ही होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, मेरी कोई जाति और धर्म नहीं है, मैं एक शिक्षक हूँ, तो जो सच है वो बोलना ही होगा। अगर मैं ये बोल सकता हूँ कि किसी भी के जो गलत है वो गलत होना ही होगा, तो लेकिन फिर भी क्या है, छोड़िए बहरहाल। तो कहने का मतलब क्या है कि जो भी माइनॉरिटी एजुकेशन सिस्टम है वहां पर पढ़ ही ले, बड़ी बात है, इसलिए वहां पर इनको विशेष दर्जा दिया गया, और देना भी चाहिए, सही था उस समय। और आज भी किसी हद तक ये रेलिवेंट है। जैसे आप ये केरल में चले जाओ, तो केरल वाला जो भी लोग है वो बहुत ही कम लोग होगा। दूसरे को भड़काने के लिए वो भले कह दे, लेकिन जो केरल में है वो लोग बहुत ही कम लोग होगा जो वैक्सीन नहीं लगवा रहा होगा, वो लगवाएगा। क्यों? क्योंकि वो शिक्षित है, साक्षर है, उसको सब कुछ पता हुआ है। लेकिन बाकी जो लोग हैं वो हर चीज को धर्म से ही जोड़ देता है। तो इसलिए क्या है कि माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में क्या किया गया है, छूट दे दी। बात है कि भाई
बाकी हर जगह क्या है, छूट है। किसको छूट है? तो छूट है, ठीक है ना। और एक बात हमेशा याद रखना कि अगर आपको एक ब्यूरोक्रेट्स बनना है तो ब्यूरोक्रेट्स जो होता है वो किसी भी रिलीजन के लिए कभी भी लॉयल नहीं होता है। ब्यूरोक्रेट्स इज नेवर लॉयल फॉर एनी रिलीजन। मुझे थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम है, लेकिन आप हमेशा इस बात को याद रखिए कि अगर आपको एक आईएएस ऑफिसर बनना है तो आईएएस ऑफिसर की ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है, ना कोई संप्रदाय है, उसका कुछ नहीं है। वो सिर्फ एक ब्यूरोक्रेट्स है, वो देश का केवल एक मालिक है, वो एक शासक है। और शासक का कोई धर्म नहीं होता है। अगर जिस दिन शासक का कोई धर्म हो जाएगा उस दिन वो शासन नहीं कर सकता है। तो इसलिए अपने अंदर ये डेवलप करिए कि आप दर धर्म जाति संप्रदाय से उठ करके सोचना शुरू करिए। और जिस दिन आप उठ करके सोचना शुरू करेंगे उस दिन आपको हर आर्टिकल बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो पॉलिटी को समझने के लिए आपको ये करना ही होगा। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 15 में यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 16 हम कल से शुरू करेंगे। हाँ 15, हाँ 27% दिया गया है, हम अभी उसको समझेंगे। 27% दिया गया 1991 में, इसको 90 में मान कर दिए थे 27% आरक्षण। वो हम कल बताएंगे आपको, रिजर्वेशन चिंता मत करिए, वो हम कल समझाएंगे, आप उसकी चिंता मत करिए। कोई क्वेश्चन है तो आपका पूछ लीजिए। आज आर्टिकल 16 शुरू करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि 10 मिनट ही बचा हुआ है और उतने में हो नहीं पाएगा। और जल्दी में निपटाना मेरी आदत नहीं है, केवल मैं फैक्ट लिखवा करके निपटा नहीं सकता हूँ। तो इसलिए आर्टिकल 16 से कल से शुरू करेंगे। आर्टिकल 14, 13 और 15 में कोई दिक्कत है तो पूछिए। यहाँ तक कोई भी दिक्कत है तो पूछ लीजिए। वॉइस बार बार बेकार हो रही है। वॉइस तो बेकार नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। हिंदी में टाइपिंग मत करिए, क्योंकि आप हिंदी में टाइपिंग करते तो यहाँ एक ब्लॉक बन जाता है और वो दिखता नहीं है, ठीक है ना। तो आप कोशिश करिए कि टाइपिंग तो इंग्लिश में कर दीजिए, उसमें भी समस्या है। बहुत अच्छा बताए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर 13 बता दीजिए, वो कल हो गया था बच्चे, उसको आप देख लो, यूट्यूब पर होगा, आप वहां से देख लो। और कोई डाउट है एक बार पूछिए। नो, ठीक है, नो डाउट सर। जानवी गुप्ता, ठीक है, नो सर। नो सर, नो सर, नो सर। वाह सर, क्या समझाते हैं, अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा समझते हैं। ये सब शुरू शुरू में अच्छा लगता था यार, जब शुरू शुरू में पढ़ाना शुरू किए तो अच्छा लगता था। लेकिन आपके अप्रिसिएशन के लिए बहुत अच्छी बात है, आपने इतना अप्रिसिएशन किया, बहुत। सभी लोग धन्यवाद ही बोल रहा है, नो डाउट, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। हाँ बिल्कुल, पीडीएफ भेज देंगे, पीडीएफ भेज देंगे। नहीं, आक्रोश में नहीं आता हूँ मैं, गुस्सा नहीं आता है। बस वही है कि थोड़ा सा तुम लोग ऐसा कर ही देता है ना। मेरा बिल्कुल इरादा नहीं है कि मैं आपको कुछ गलत बोलूं, क्योंकि मैं इस बात को जानता हूं कि अगर टीचर की कोई ताकत है या कोई पूरे भारत की कोई ताकत है तो वो तुम ही लोग है। और यार आप ही तो ताकत हो एक टीचर की, वो नहीं है, ऐसा मत सोचिए। हाँ आज सबको पीडीएफ मिल जाएगा, उसके लिए आप मत करिए। आप सबको पीडीएफ मिल जाएगा। हिंदी में क्या समस्या है सर? कोई समस्या नहीं है, हिंदी में कोई समस्या नहीं है, हिंदी में कोई समस्या नहीं।